हमेशा एक सामान्य व्यक्ति रहा हूं और मुझे इसमें कभी कोई संदेह नहीं रहा। साथ ही मैं एक ऐसा व्यक्ति भी हूं जो बहुत आलसी है और व्यक्तित्व संबंधी कई समस्याएं हैं। मैंने एक बार अन्य लेखकों की तरह अपना स्वयं का फैन क्लब आयोजित करने के बारे में सोचा था, लेकिन आया ये वास्तव में निराशाजनक और थका देने वाला है। तब कोई और तब नहीं था। मैंने एक बार कुछ लोकप्रियता हासिल करने के लिए वीबो रखने के बारे में सोचा था, लेकिन आया ये वास्तव में निराशाजनक और थका देने वाला है। तब कोई और तब नहीं था। पिछली बार जब मैंने वीबो पर अपडेट किया था तो मैं उसका ट्रैक खो चुका हूं। मैंने एक सार्वजनिक वेबसाइट खाता बनाया और कुछ लिखने का प्रयास किया, लेकिन आया ये वास्तव में निराशाजनक और थका देने वाला है। फिर कभी कभार ही अपडेट होते हैं। मैंने सोशल मीडिया अकाउंट चलाने में मदद के लिए दूसरों को नियुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री को देखकर मुझे हमेशा अजीब और शर्मनाक लगता है। इसलिए मैंने इसे रोक दिया। ओह, मैं अपने लिए मध्यस्थ बनना चाहता हूँ। मान लो तुम आलसी व्यक्ति हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें सामाजिक मेलजोल के मामले में खामियां हैं। आप एक पतली चमड़ी वाले व्यक्ति हैं जो अपने जीवन की कीमत पर चेहरा चाहता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो विभिन्न मामलों से परेशान होना पसंद नहीं करते। आप वैसे ही हैं जैसे सुअर को नहलाना पानी और साबुन दोनों को बर्बाद करना है। शायद जो मैं अच्छा कर सकता हूँ और अच्छा करने को तैयार हूँ वह उपन्यास लिखना है। कहानी का चित्रण मेरे दिल में है। इसी तरह मैं अपने आप से मेल मिलाप करता हूँ, न कि अजीब तरह से जीना या खुद को लोकप्रिय होने के लिए मजबूर करना। सार्वजनिक खाते के लिए जब मैं इसके बारे में सोचूंगा तो कुछ पोस्ट करूंगा। अगर कुछ नहीं है तो भूल जाओ। खैर, मेल मिलाप तो बस समझाने का एक कलात्मक तरीका है। सटीक वर्णन आत्मत्याग में रहना होना चाहिए। नापाक तरीके से हाथ रगड़ता है। तारांकन। इस संचार के बाद हमारे पास अगले अपडेट के लिए प्रीमियम अध्याय होंगे। मैं यहाँ आपसे प्रीमियम का समर्थन करने और अपने पावर स्टोन्स के साथ वोट करने की अपील करूंगा। बड़े पैमाने पर रिहाई होगी। सचमुच मेरे पास भंडार है। खैर, कम से कम 5 होंगे, शायद 6। चीनी ट्वीटे। क्लेन ने राक्षस की लाश के सामने खड़े स्वयं को देखा और फिर अनिवार्य दंड देने वाले की ओर देखा जो उसके अचेतन साथी को हाथ से ऊपर उठाने में मदद कर रहा था। क्लेन को अचानक एक अवर्णनीय दुख महसूस हुआ। नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पुनिशर्स और मशीनरी हाइव माइंड के सदस्यों के लिए नायक के रूप में जाना जाना लगभग असंभव था। उन्होंने जो कुछ किया वह जनता को कभी नहीं बताया गया, बल्कि केवल गोपनीय दस्तावेजों में छिपाया गया। लेकिन जो खतरा और दर्द उन्होंने सहा वह बिल्कुल वास्तविक था। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा दुश्मन मेरे साथियों में से एक होगा। क्लेन ने चुपचाप आह भरी। उन्होंने उस भारी वजन को महसूस किया जो सभी नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पुनिशर और मशीनरी हाइव माइंड ने उठाया था। उस क्षण ओल्ड नील ने आह भरी। चलो चले, उन्हें परेशान न करें। ठीक है। क्लेन ने अपना बेत उठाया। जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया उसने अचानक देखा कि ओल्ड नील ने अभी भी उसका बायां हाथ पकड़ रखा है। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या आपको चोट लगी है? ओल्ड नील ने कुछ देर हंसते हुए कहा, मुझे पहले एक छर्रे से चोट लगी थी। अगर मैं अभी भी जवान होता तो मैं निश्चित रूप से इससे बचने में सक्षम होता। सौभाग्य से ये सिर्फ एक छोटा सा घाव है। उसने अपने दाहिने हाथ को थोड़ा सा हिलाया ताकि क्लेन उस छोटे घाव को देख सके जिससे अभी भी उसके बाएं हाथ के पीछे हल्का खून बह रहा था। यह पुष्टि करने के बाद कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्लेन गहरी सांस लेते हुए गैंगवे के रास्ते से चला गया। मिस्टर नील, आप मेरी कल्पना से कहीं अधिक शांत हैं। राक्षस से 2 मीटर से भी कम दूरी पर होने के बावजूद आप शांति से मंत्र का जाप कर सकते हैं और जादू का उपयोग कर सकते हैं। यद्यपि उग्र आदेशित पुनिश ने एक राक्षस के रूप में क्लेन की ओर छलांग लगा दी थी, ओल्ड नील पूरे समय शारीरिक रूप से उसके बहुत करीब था। ओल्ड नील तारीफ सुनकर हंस पड़ा। मैं एक अनुभवी नाइट हॉक हूँ। मैंने जो खतरनाक चीजें की हैं उनमें से जो अभी हुआ वह मेरे शीर्ष 10 में भी नहीं है। एक बार जब मैं एडन के साथ राफेल कब्रिस्तान में गश्त कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि एक लाश एक जोबी में बदल गया और पेड़ों की छाया में घात लगाने के लिए अपनी कब्र छोड़ दी। मैं उस पर ध्यान दिए बिना गुजर गया क्योंकि मैं किसी छुपे हुए स्थान की तलाश में था। आप जानते हैं कि अंत में उसने छलांग लगा दी मेरी पीठ पर और मेरा गला पकड़ लिया। जब क्लेन ने उस घटना को सुना तो वह भयभीत हो गया और उसने अपना अनुमान जाहिर कर दिया। और ऐसी स्थिति में आप अभी भी जादू का उपयोग करने के लिए पर्याप्त शांत थे। या क्या आपने कुछ जादू का उपयोग किया था जिसे एक मिस्ट्री प्ले तुरंत जादू कर सकता था? ओल्ड नील ने उस पर नजर डाली और हंसने लगा। नहीं, डन समय रहते उस जोबी को गहरी नींद में खींचने में कामयाब रहा। मैं आपको ये कहानी यह बताने के लिए बता रहा हूँ कि एक नाइट हॉक के रूप में आपको न केवल खुद पर विश्वास करना होगा बल्कि आपको अपने साथियों पर भी भरोसा करना होगा। क्लेन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। तब उन्होंने ईमानदारी और मजाक दोनों में उत्तर दिया, मिस्टर नील, आज आप बहुत बुद्धिमान हैं। ओल्ड नील ने एक छोटी सी छलांग लगाई और अपना पैर घाट पर पाया। उन्होंने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आमतौर पर मेरा केवल सबसे तुच्छ पक्षी जान पाते हैं। वे दोनों बंदरगाह छोड़कर एविल ड्रैगन बार की ओर चल दिए। क्लेन ने अपनी रिवॉल्वर हटा दी, अपनी छड़ी एक तरफ रख दी और अपनी जैकेट उतार दी। गैस स्ट्रीट लैंप की रोशनी में वह ये देखने लगा कि उसकी जैकेट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। कितना भाग्यशाली है, केवल कुछ छींटे हैं और एक टुकड़ा है जो गंदा हो गया है। उसने छींटे हटाई और मोटे तौर पर धूल को थपथपाया। फिर उसने इसे वापस पहन लिया। ओल्ड नील ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और इत्मीनान से जोड़कर उसके स्वर की नकल की। क्या अफसोस है, मुआवजे का दावा करने का कोई तरीका नहीं है। क्लेन के पास कुछ समय के लिए शब्द नहीं थे। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, उसने अपने दिल में जोड़ दिया। जैसे ही सार्वजनिक गाड़ी पहुंची, क्लेन ने अपनी चांदी की बेलपत्ती पॉकेट घड़ी निकाली और समय देखने के लिए उसे पलट दिया। अगर और कुछ नहीं है तो मुझे घर जाना होगा, वह ओल्ड नील से कहने के लिए मुड़ा। ओल्ड नील ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, घर पर अपने रात्रिभोज का आनंद ले। आपको स्लंबर चार्म के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं से मुआवजा लूंगा। आखिरकार वह एक अमीर आदमी है। बेशक मैं नहीं जाऊंगा, आज मुझे उसके मूड पर विचार करना होगा। क्लेन ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने केवल इतना कहा, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। वह जल्दी से गाड़ी में चढ़ गया और डैफोडिल स्ट्रीट पर लौट आया। शाम के 7 बज चुके थे और आसमान में अंधेरा छा चुका था। क्लेन ने दरवाजा खोलने के लिए अपनी चाबियां निकाली और देखा कि मेलिसा अपनी फिशनेट टोपी उतारकर कपड़े की रैक पर रख रही थी। वह मुस्कुराया और छोटी मोटी बातें की। आप अभी वापस आए। फिर उसकी मिश्रित भावनाएं अचानक गायब हो गईं और उसे आराम और गर्माहट महसूस हुई।
आज स्कूल में एक व्यवहारिक पाठ था, मेलिसा ने गंभीरता से समझाया। क्लेन ने सूंघा और भोजन की सुगंध सूंघी। वह स्तब्ध रह गया और उसने अवचेतन रूप से पूछा, फिर रात का खाना कौन बना रहा है? जैसे ही उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया, दोनों ने एक स्वर में प्रश्न का उत्तर दिया, बेंसन। उनके स्वर में चिंता का संकेत था। बेंसन, जिसने उनकी बातचीत सुनी थी, रसोई से बाहर चला गया। एप्रन पर हाथ पोंछते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम्हें मेरे खाना पकाने पर भरोसा नहीं है? मुझे याद है कि इससे पहले कि मेलिसा खाना बनाना सीखती, आप दोनों मेरे घर आने का इंतजार करते थे और मुझे खाना बनाते हुए देखते थे। दरअसल खाना बनाना क्या यह इतना आसान है? क्या आप आलू बीफ स्टू चाहते हैं? पहले बीफ डालें, फिर आलू, फिर कुछ मसाला डालें। क्लेन और मेलिसा ने एक दूसरे से नजरें मिलाई और चुप रहे। अपना बेंत एक तरफ रखकर और अपनी टोपी उतारकर क्लेन मुड़ा और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि अब नौकरानी रखने का समय आ गया है। रात का खाना समय पर न खाना बहुत अस्वास्थ्यकर है। मेलिसा ने अवचेतन रूप से आपत्ति जताने का बहाना ढूंढते हुए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जब हम चैट करें तो हमारे बगल में कोई अजनबी हो। इससे मुझे असहजता महसूस होगी। अपनी जैकेट उतारते हुए क्लेन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और उसने जो करना बंद कर दिया। मैंने लगभग अपनी जैकेट उतार दी। मेरी बगल में अभी भी एक रिवॉल्वर है। अहम, उसने अपना गला साफ किया और ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी परवाह मत करो, जब हम घर पहुंचेंगे तो हम नौकरानी को उसके कमरे में आराम करने दे सकते हैं। मुझे संदेह है कि किसी भी नौकरानी को आराम करना पसंद नहीं होगा। हमें एक नौकरानी ढूंढनी होगी जो खाना बनाना सीखने को तैयार हो। वह ऐसे व्यंजन की यातना नहीं सहना चाहता था जिसके कारण उसे भविष्य के बारे में अनुमान लगाना पड़े। बेंसन रसोई में खड़ा हुआ और सहमति में सिर हिलाया। जब हमारे पास समय हो, हम टिंगन फैमिली सर्वेंट असिस्टेंस एसोसिएशन के पास जा सकते हैं। उनके पास इस क्षेत्र में काफी अनुभव और कई संसाधन हैं। ठीक है, फिर फैसला हो गया। क्लेन ने मेलिसा की अनिच्छुक नजर को नजरअंदाज कर दिया। बैकलैंड एम्प्रेस बरो, विस्काउंट ग्लैंड का निवास। ऑड्रे हॉल अपनी निजी नौकरानी एनी के साथ पार्टी छोड़कर चली गई। वे दूसरी मंजिल पर आए और उस शयन कक्ष में प्रवेश किया जिसे विस्काउंट ने तैयार किया था। उसने एनी की सहायता से धीरे धीरे अपनी ग्लैमरस पोशाक और अपनी हल्की डांसिंग हील्स उतार दी। फिर उसने एक काले रंग का हुड वाला लबादा पहना जिसे उसने समय से पहले तैयार किया था। खुद खींचकर ऑड्रे पूरे दर्पण के सामने खड़ी हो गई और खुद की जांच की। उसने देखा कि उसका आधे से अधिक चेहरा उसके टोप की छाया से ढका हुआ था और केवल उसके सुंदर होंठ स्पष्ट रूप से उजागर हो रहे थे। लंबा काला वस्त्र, परछाइयों से छिपा चेहरा, एक रहस्यमय एहसास। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं लंबे समय से पहनने का सपना देख रहा हूं, ऑड्रे ने खुशी से मन में सोचा। चिंतित होकर उसने अपने हुड के नीचे एक नीली नाव के आकार की मुलायम टोपी लगा ली। बारीक चेकदार फिशनेट के नीचे लटकने से उसके चेहरे की विशेषताएं और भी अधिक अदृश्य हो गई। बुरा नहीं, बस इतना ही। ऑड्रे ने अपने पैरों को चमड़े के टखने के जूतों में भर लिया, बगल की ओर देखा और एनी से कहा, यहाँ मेरे लिए रुको। चाहे कोई भी आए, दरवाजा मत खोलना। एनी ने बेबसी से उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी यात्रा में 1 घंटे से अधिक समय न लगे। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैंने पहले भी हर बार अपना वादा निभाया है। ऑड्रे मुस्कुराए और अपनी निजी नौकरानी की ओर झुक गई। शिष्टाचार की मांग के अनुसार उसने उसे गले लगाया और उसके गाल को चूमा। फिर वह तेजी से चली और अपना हुड ऊपर खींच लिया। वह पीछे मुड़कर एक गुप्त दरवाजे से शयनकक्ष से बाहर निकल गई। वह नीचे तक पैदल चली और विस्काउंट के निवास के बगल वाले दरवाजे पर आई, जहां उसने देखा कि वहां पहले से ही एक गाड़ी इंतजार कर रही थी। ग्लेन छाया के बीच खड़ा था और उसने ऑड्रे की ओर देखा और ईमानदारी से प्रशंसा की, इस तरह से कपड़े पहनकर आप वास्तव में, हाँ, जैसा कि सम्राट रोसेले अक्सर इस्तेमाल करते थे, बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। ऑड्रे ने एक काल्पनिक स्कर्ट खींची और खूबसूरती से झुक गई। वे दोनों गाड़ी में बैठे और विला से बाहर चले गए। वे लगभग 10 मिनट की दूरी पर एक घर पर पहुंचे। घर के बाहर ऑड्रे ने अप्रेंटिस फोर्स वॉल और उसके दोस्त ट्रिब्यूनल जियो डेरेचा को देखा, जिनसे वह हाल ही में मिल रही थी। फोर्स के हल्के लहराते भूरे बाल और उसकी हल्की नीली आंखों में स्वाभाविक आल से दिख रहा था। उसने अपने बगल में जियो डेरेचा की ओर इशारा किया और कहा, वह एक उत्कृष्ट प्रेरक है जो आपको वह चीजें प्राप्त करने में मदद करने में सक्षम है जो आप चाहते हैं। जियो डेरेचा थोड़ा छोटा था, अधिकतम लगभग 150 सेमी। उसके चेहरे की विशेषताएं कोमल थी, लेकिन वह काफी युवा और अपरिपक्व लग रही थी। हालांकि उसके कंधे तक लंबे सुनहरे बाल गंदे और अस्त व्यस्त थे और वह एक पारंपरिक नाइट ट्रेनिंग सूट में थी, फिर भी उसमें अवर्णनीय गरिमा और एक सम्मोहक आकर्षण दिख रहा था। ऑड्रे उससे कई बार मिल चुकी थी। वह मंद मंद मुस्कुराए और अभिवादन किया, मिस जियो, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियो डेरेचा मुस्कुराए और हाथ से इशारा किया। जैसे ही वह ऑड्रे और विस्काउंट ग्लैंड का पीछा करने के लिए चली, उन्हें अचानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ऑड्रे ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और देखा कि ठंडी चमक के साथ एक त्रिकोणीय ब्लेड जियो डेरेचा के पैर के बगल में गिरा हुआ था। ऑड्रे और जियो डेरेचा ने एक दूसरे को देखा, साथ ही उसके पास शब्द भी नहीं थे। लगभग 20 सेकंड के बाद जियो डेरेचा जल्दी से बैठी और त्रिकोणीय ब्लेड उठाया और उसे अपने शरीर पर छिपा लिया। हमें किसी दुर्घटना की घटना को रोकना होगा। कुछ लोगों में तर्कसंगतता की कमी होती है और वे आसानी से आश्वस्त नहीं होते हैं, जियो डेरेचा ने गंभीरता से समझाया। ऑड्रे ने सिर हिलाया और स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, मुझे आप पर विश्वास है। ये उन दुष्टों को हमसे शांति से बात करने के लिए मनाने के उपकरण है, फोर्स ने घास के मैदानों की ओर देखते हुए कहा। चौकड़ी ने बातचीत जारी नहीं रखी और कुछ कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने लकड़ी के दरवाजे पर 3 लंबी और 2 छोटी दस्तकें दी। दरवाजा चरमराया और खुल गया। धीरे धीरे अपनी दर्शक अवस्था का उपयोग करते हुए ऑड्रे ने उस घर में देखा जिसमें कई लोग बेतरतीब ढंग से बैठे थे। उन्होंने अपने लुक को छुपाने के लिए हुड या मास्क जैसे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। कुछ ने तो इसकी परवाह भी नहीं की और खुलकर अपना चेहरा उजागर कर दिया। लगभग तुरंत ही ऑड्रे ने सिंगल सीट वाले सोफे पर एक काले कपड़े पहने एक आदमी को देखा। उस आदमी ने हुड भी पहन रखा था और अपनी शक्ल को छाया के नीचे छिपा रखा था। उन्होंने चुपचाप सभी मेहमानों की ओर देखा, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि वह किसी तरह एक कमांडिंग स्थिति में थे। वह बहुत आत्मविश्वासी है, लेकिन उसकी निगाहें बहुत घृणित हैं। उसकी निगाहें मेरे शरीर पर ऊपर नीचे घूम रही थी, जैसे 2 फिसलनदार जाल मेरे कपड़े फाड़ना चाह रहे हों।
ऑड्रे की इंद्रियां तेज थीं। उसने ध्यान से देखा और शांति से निर्णय लिया, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए। फोर्स ने उनका परिचय कराया। वह मिस्टर ए, एक शक्तिशाली ब्यूडर, इस गुप्त सभा का नेता है। पहले का अनुक्रमणिका अगला। मिस्टर ए, ये रहस्य के एक शक्तिशाली व्यक्ति के बजाय एक अपराधी के लिए एक कोड नाम जैसा लगता है। इसकी तुलना द फूल से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। नहीं, केवल देवताओं या देवताओं की तुलना मिस्टर फूल से की जा सकती है। ऑड्रे को इस बारे में सोचते हुए श्रेष्ठता की भावना महसूस हुई। उसने शांति से मिस्टर ए की ओर देखा और फोर्स और जियो डेरेचा से धीमे स्वर में बोली, क्या इस आदमी के बारे में कोई कहानियां हैं? खुद वाला विस्काउंट ग्लैंड भी उतना ही उत्सुक था। जियो डेरेचा ने सख्ती से जवाब दिया, अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुई थी। सीक्वेंस 8 ब्यूडर्स, कुछ ने सीक्वेंस 7 में भी मिस्टर ए को निशाना बनाया और उनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तो वह वास्तव में एक शक्तिशाली ब्यूडर है, ग्लेंट ने आश्चर्यचकित होकर कहा। बोलते बोलते वे कमरे में चले गए। गार्डों ने तुरंत उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में गैस लैंप की रोशनी को समायोजित करने के बाद ऑड्रे ने उसके ठीक सामने 2 ब्लैकबोर्ड देखे, जिन पर कई वाक्यांश लिखे हुए थे। उस समय फोर्स, जिसके हाथ में एक बिना जली हुई सिगरेट थी, फुसफुसाई, ये इस सभा के सदस्यों के अनुरोध हैं। आपको ये समझने में सक्षम होना चाहिए कि बहुत से लोग नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले कि उनके पास क्या है, जिससे उन्हें बचना चाहिए। लालची लोगों का लक्ष्य होने के कारण वे अपना अनुरोध या वे क्या बेच रहे हैं, साथ ही गुमनाम रूप से ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं। ऑड्रे ने सिर हिलाया। उसे बैठक के सदस्यों का निरीक्षण करने की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी नजर बाएं बोर्ड पर लिखे शब्दों पर केंद्रित कर दी। मुझे एक परिपक्व मनहल मछली की एक जोड़ी आंखें चाहिए। प्रतिशोधी आत्माओं द्वारा छोड़ी गई धूल 165 पाउंड। सम्राट रोजेल की नोटबुक से 3 पृष्ठ 20 पाउंड। जब ऑड्रे ने यह देखा तो वह अपने दर्शक की स्थिति को बरकरार नहीं रख सकी। वह जितनी उत्साहित थी उतनी ही हैरान भी थी। ये कीमतें भी बहुत सस्ती हैं, उसने उत्साह और खुशी में सोचा। जैसे जैसे वह चलती गई, अन्य नोटिस देखकर उसकी निगाहें हट गईं। एक शिशु फूल के आंसू 200 पाउंड, मम्मी पाउडर 10 ग्राम 5 पाउंड, मछुआरे का श्राव 30 मिली 29 पाउंड, सीक्वेंस 8 पोषण शेरिफ के लिए फॉर्मूला 450 पाउंड। ... बहुत बहुत सस्ता। बियॉन्डर सामग्री की कीमत 300 पाउंड से कम है। जब ऑड्रे को अपने साथियों के साथ बैठने की जगह मिली तो उसकी आंखें चमक उठी। जियो डेरेचा ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम चाहती हो? ऑड्रे ने जोर से सांस ली। सम्राट रोसेले का प्रसिद्ध उद्धरण उसके दिमाग में कौंध गया, मुझे ये सब चाहिए। उसके 2 बड़े भाई थे, जिससे उसकी कुलीन पदवी और विरासत का मुख्य भाग प्राप्त करने की पात्रता शून्य हो गई। लेकिन अपने माता पिता और भाइयों द्वारा प्रिय महिला होने के नाते उसके पास संपत्ति थी। उसके नाम पर खेत, चरागाह, खदानें, आभूषण, स्टॉक और बॉन्ड। कुल मिलाकर उनका मूल्य 300,000 पाउंड था। यह उसकी विरासत का एक हिस्सा था, लेकिन उसके पिता काउंट हॉल के निधन से पहले या जब उसकी शादी हुई थी तब उसके पास ये केवल नाम मात्र के लिए था। हर साल उसे ट्रस्ट फंड से एक समान राशि प्राप्त होती थी, लेकिन फिर भी उसे प्रति वर्ष 15,000 से 25,000 पाउंड मिल सकते थे, जिससे वह पूरे लोएन साम्राज्य के रईसों में सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई। निस्संदेह उसके कुछ खर्चे थे जिन्हें वही कुलीन व्यक्ति के रूप में टाल नहीं सकती थी, और अब जब उसे वार्षिक भुगतान मिल रहा था तो वह अब अपने माता पिता को हर समय पैसे के लिए परेशान नहीं कर सकती थी। उसने खुद को नियंत्रित किया और संकोच के साथ उत्तर दिया, फिलहाल मेरी नजर सम्राट रोसेले की नोटबुक पर है। मैं उसकी पूजा करती हूँ और मुझे लगता है कि उसके द्वारा बनाए गए विशेष प्रतीकों और साहित्य में एक रहस्यमय शक्ति है। ये सिर्फ इतना है कि हमने ऐसा नहीं किया है। उन्हें समझने का सही तरीका मिल गया। ऑड्रे, तुम और अधिक पाखंडी होती जा रही हो, उसने अपने दिल में जोड़ा। जैसे ही उसने इतना कहा, उनके पास बैठा सफेद शर्ट वाला एक युवक उत्साह से उठ खड़ा हुआ। वह ऑड्रे से सहमत था। हाँ, ये सच है। मैं अंततः किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो मेरे जैसी ही राय रखता है। मैं वह व्यक्ति हूं जिसके पास नोटबुक के 3 पृष्ठ हैं और मैं उन्हें अभी आपको बेच सकता हूं। ऑड्रे पहले तो असमंजस में थी, फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो कृपया मुझे अपना आभार व्यक्त करने की अनुमति दें। उसने 10 पाउंड के नोटों की एक जोड़ी निकाली और उन्हें उस आदमी को सौंप दिया। फिर सम्राट के 3 पृष्ठ प्राप्त किए बदले में रोसेले की डायरी। यहाँ कोई नहीं जानता था कि वे उसकी डायरी का हिस्सा थे, और इस प्रकार हर कोई आमतौर पर उन्हें उसकी नोटबुक कहता था। ऑड्रे ने उन्हें प्राप्त करने के बाद पन्ने पलटे और पुष्टि की कि लेखन पिछले पन्नों के समान था, वह सामने आ गई थी। उसने डायरी हटा दी और जियो और फोर्स से धीरे से पूछा, अगर नोट नकली हैं तो मैं किसे ढूंढ सकती हूँ? मिस्टर ए। हाँ, मिस्टर ए अपनी सभा में कोई धोखाधड़ी नहीं होने देंगे, और मैं निजी तौर पर भी इसमें मध्यस्थता करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, जियो डेरेचा ने उत्सुकता से उत्तर दिया। मैं समझता हूँ। ऑड्रे ने अपने स्पेक्टेटर राज्य में प्रवेश किया और अपने आसपास के ब्यूडर्स और ब्यूडर्स का सर्वेक्षण किया। उत्साह के कारण कई लोग देख रहे थे। अभी युवक वे ऑड्रे और ग्लेंट को देख रहे थे, कुछ इसे स्पष्ट कर रहे थे जबकि अन्य अधिक विवेकशील थे, लेकिन ऑड्रे और ग्लेंट के हुडों ने उनकी विशेषताओं को अच्छी तरह से ढक दिया था। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर सोफे और कुर्सियां बिखरी हुई थी। फर्नीचर की सामग्री सामान्य है, जो दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें यहाँ इकट्ठा किया है, श्री ए कोई कुलीन नहीं है और उन्हें आयोजन स्थल की ज्यादा परवाह नहीं है। हाँ, उन्होंने जिस आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है उसे अत्यधिक दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आयोजन स्थल के साथ ऑड्रे ने चारों ओर देखा और शांति से निरीक्षण किया। मिस्टर ए उपस्थित सभी महिलाओं को देखते हैं। उनकी नजर अक्सर उन महिलाओं पर टिकी रहती है जो औसत से ऊपर दिखती हैं। वह लंपट है। वह मुझे इतनी बार क्यों देख रहे हैं? क्या वह मेरे लिबादे के आर पार देख सकता है? ऑड्रे इस कटौती से हैरान थी। उसे घृणा महसूस हुई, मानो उसने अभी अभी कोई मक्खी खाली हो। लेकिन उसकी चिंताएं तुरंत कम हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि मिस्टर ए उसके शरीर या अन्य महिलाओं के शरीर को नहीं देख रहे थे। इसका मतलब है कि उनकी आंखें कपड़े के पार सीधे नहीं देख सकती। उनकी देखने की क्षमता असाधारण है। ऐसा लगता है मानो वह मुझे करीब से देख रहा हो। उस क्षमता के साथ खुद ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ऑड्रे ने शांति से बाकी लोगों को अपने अपने सौदों में लगे हुए देखा और वहां मौजूद कुछ लोगों की परिस्थितियों को समझा। उसी समय मिस्टर ए के सूत्रधार ने पास आकर ऑड्रे के समूह से फुसफुसाया, आप अपने अनुरोध कागज के एक टुकड़े पर लिख सकते हैं और उन्हें मुझे दे सकते हैं, या बाद में ब्रेक तक इंतजार कर सकते हैं और जो कुछ भी आप बेचना चाहते हैं उसे ब्लैकबोर्ड पर लिख सकते हैं। छोटा कमरा।
फोर्स ने सिगरेट का कश लिया और आसपास का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। क्या आपने विचार किया है कि आपको कौन सा अनुक्रम 9 सूत्र चाहिए? उसने अपना वादा निभाया था और ऑड्रे और विस्काउंट ग्लेंट को उन सभी अनुक्रम मार्गों के बारे में बताया था जिनके बारे में वह जानती थी। ऑड्रे ने कहने से पहले सोचने का नाटक किया, दर्शक, मैं एक दर्शक बनना चाहता हूं और मैं दर्शक टेलीपैथिस्ट की उन्नति भी चाहता हूं। उसने इस तथ्य पर विचार किया कि भविष्य में उसे फोर्स और ज़ियो डेरेचा के साथ लगातार संपर्क में आना होगा, जिससे यह अत्यधिक संभव हो जाएगा कि उन्हें एहसास हो जाएगा कि वह एक बेयॉन्डर, एक दर्शक थी। इस प्रकार उसने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें यह बताने और इस तथ्य को पूरी तरह से छिपाने का फैसला किया कि टैरो क्लब अस्तित्व में था। भले ही मैं कुछ पैसे बर्बाद कर रहा हूं, फिर भी यह इसके लायक होगा। ऑड्रे ने खुद की प्रशंसा की। उसी समय उसने देखा कि जियो डेरेचा समय समय पर ब्लैकबोर्ड को देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति इच्छा और अवसाद की थी। जियो ने मुझे बताया कि आर्बिटर का संगत अनुक्रम 8 शेरिफ था। वह 450 पाउंड मूल्य टैग देख रही है। खैर, यह स्पष्ट है कि वह शेरिफ के लिए फॉर्मूला चाहती है। वह पहले से ही 1 वर्ष से अधिक समय से मध्यस्थ रही है और वह अनजाने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। उसकी औषधि पहले ही पच जानी चाहिए थी। ये सभी विवरण मुझे बताते हैं कि जियो के पास पैसे की कमी है। जब ऑड्रे ये सब अनुमान लगा रहा था, विस्काउंट ग्लेंट ने अपनी पसंद का खुलासा किया। एपोथेक्री, मुझे अनुक्रम 9 एपोथेक्री का सूत्र चाहिए। ऑड्रे, फोर्स और ज़ियो की नजरों को महसूस करते हुए उसने मुस्कुराते हुए खुद को समझाया, मेरे लिए स्वास्थ्य और बड़ी बीमारियों और नुकसान के बारे में चिंता न करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक तर्कसंगत निर्णय। मैंने एक बार एक औषधालय बनने का सपना देखा था। फोर्स ने मुस्कुराते हुए आह भरी। उसका व्यवहार काफी सुस्त था। निर्णय लेने के बाद ऑड्रे और बाकी लोगों ने कागज के टुकड़ों पर अपने अनुरोध लिखे और उन्हें सुविधाकर्ता को सौंप दिया। उन्होंने देखा कि सुविधाकर्ता कार्यक्रम स्थल के चारों ओर घूम रहा था और कागज की कई अन्य पर्चियां इकट्ठा करते हुए अन्य प्रतिभागियों से पूछ रहा था। इसके बाद इस सुविधाकर्ता ने नोटों में फेरबदल किया और उन्हें ब्लैकबोर्ड के प्रभारी अपने साथी को सौंप दिया और उनसे उन पर जानकारी लिखने के लिए कहा। मुझे स्पेक्टेटर और टेलीपैथिस्ट औषधि के फॉर्मूले की आवश्यकता है। कीमत पर आमने सामने बातचीत की जाएगी। ब्लैकबोर्ड पर लिखने के बाद सुविधाकर्ता अनुरोध को 3 बार दोहराएगा। यदि कोई इच्छुक हो तो वह गुप्त रूप से एक कमरे के लिए आवेदन कर सकता है। सौदे को पूरा करने में उनकी मदद करने वाले सूत्रधार होंगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद ऑड्रे और ग्लेंट को सौदे के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला। वे काफी निराश थे। इस समय एक फैसिलिटेटर ऑड्रे के पास आया और उसे कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा दिया। यह मिस्टर ए की ओर से है, सूत्रधार ने धीरे से कहा। ऑड्रे ने कागज की पर्ची खोली और उस पर नजर डाली। क्या आप अन्य अनुक्रम 9 औषधियों के सूत्रों में रुचि रखते हैं? ऑड्रे ने तिरस्कारपूर्वक अपने मुंह के सिरे मोड़े और एक खाली जगह पर लिखा, मुझे केवल स्पेक्टेटर में दिलचस्पी है। उसने कागज के टुकड़े को मोड़ा और उसे सूत्रधार को वापस सौंप दिया, फिर उसे श्री ए को वापस देते हुए देखा। श्री ए ने एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा, चुपचाप बाकी सदस्यों को देखते रहे। लेकिन ऑड्रे ने ध्यान से देखा कि उसने कागज के टुकड़े को चुपके से जला दिया था और राख को फर्श पर गिरने दिया था। 15 मिनट बाद श्री ए ने कहा, अब हमें अवकाश मिलेगा। आप अन्य प्रतिभागियों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते हैं। इस समय सम्राट रोसेले की डायरी बेचने वाला युवक ऑड्रे के पास आया और उत्साह में कहा, मैंने पहले ही सम्राट रोसेले के विशेष पात्रों के एक हिस्से को समझ लिया है और उन्हें खुद पर गोद लिया है, जिससे मुझे कुछ उल्लेखनीय क्षमताएं हासिल करने की इजाजत मिली है। क्या आप रुचि रखते हैं? ऑड्रे को अचानक याद आया कि उसने मिस्टर फूल से पूछा था कि क्या सम्राट रोसेले की डायरी के विशेष पात्रों में कोई अनोखी क्षमताएं हैं। मिस्टर फूल का जवाब था कि वे तब तक बेकार थे जब तक कि कोई देवता अचानक उनमें दिलचस्पी न ले। उसने युवक की ओर देखा उसके सामने और एक पल के लिए उसने सोचा, क्या उल्लेखनीय क्षमताएं हैं? युवक ने उत्साह से उत्तर दिया, मैं मजबूत और अधिक स्वस्थ हो गया हूं। ऑड्रे ने दया से उसकी ओर देखा, मुझे अपने शोध पर अधिक भरोसा है। शेष समय में वह इस सभा में आए लोगों का अवलोकन करती रही, लेकिन उन्हें कोई अधिक जानकारी नहीं मिली। उसके पास केवल यह अनुमान था कि उनमें से कुछ डॉक्टर या वकील थे, सामान्य व्यवसाय थे। ऑड्रे और बाकी लोग अगले आधे घंटे के बाद कार्यक्रम स्थल से चले गए और गेम खत्म होने तक इंतजार करते हुए विस्काउंट ग्लेंट की हवेली में लौट आए। ऑड्रे उस रात लगभग 10 बजे घर लौटी। वह अपनी नौकरानी से गर्म पानी तैयार करवाने ही वाली थी कि तभी उसने अपने कुत्ते सूसी को उस पर नजर डालते देखा। मेरे कुत्ते ने बस मुझ पर एक नजर डाली। ऑड्रे की भावनाएं जटिल हो गईं। उसने अपनी नौकरानी के लिए उन्हें अस्थायी रूप से अकेला छोड़ने का बहाना ढूंढ लिया। ऑड्रे ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने गोल्डन रिट्रीवर सूसी की ओर देखा, जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि उसे अभी भी उसका पालतू माना जा सकता है। आपने सुना? ओह, या कुछ मिला? सूसी स्थिर बैठी रही और चिल्लाने लगी, जिससे उसके चारों ओर की हवा गूंज उठी। हाँ, मैंने अध्ययन में कुछ संसद सदस्यों के साथ काउंट की चर्चा सुनी। उन्होंने कहा कि राजा और प्रधानमंत्री एक आपसी समझौते पर आए थे। वे बालम के पूर्वी तट में फेसेक साम्राज्य पर अपनी बदला लेने की योजना को छोड़ देंगे। समय जा रहा है। बालम का पूर्वी तट कहाँ है? लोयन को पकड़ने की सूसी की भयानक गति ने ऑड्रे को मिश्रित भावनाओं का अनुभव कराया। वह कहने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। मैं तुम्हें कल एक नक्शा दूंगी। ठीक है, सूसी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया। राजा और प्रधानमंत्री का मानना है कि वर्तमान में सबसे प्रासंगिक कार्य सुधार पर जोर देना है, जो सिविल सेवकों को परीक्षा के माध्यम से चुनने की अनुमति देगा। उन्हें उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के माध्यम से विधेयक पारित हो जाएगा। वास्तव में? ऑड्रे ने सुखद आश्चर्य से पूछा। दर्शक बनने के बाद ये पहला मामला था जिसे वह गुप्त रूप से निर्देशित करने में कामयाब रही थी। इसे हकीकत में बदलने से उसे उपलब्धि का एहसास होगा। सूसी ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मैं आपको कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकती। ये वही है जो मैंने सुना है। मैं पूरी तरह से समझ भी नहीं पाई कि उनका क्या मतलब है। आखिरकार मैं एक कुत्ता हूं जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है। ऑड्रे एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर मुस्कुराकर बोली, सूसी, तुमने अच्छा किया। ये तुम्हारा इनाम है। उसने एक भव्य अलमारी से एक बैग निकाला, सील को फाड़ दिया और सूसी के सामने रख दिया। ये बैकलैंड पेट केयर कंपनी द्वारा निर्मित एक कुत्ते का बिस्किट था जो आटे, सब्जियों, मांस और पानी से बना था। यह एक ऐसा नाश्ता था जो सूसी को बहुत पसंद आया। सूसी सीधी बैठी और सूंघने लगी। उसने अपना पंजा लहराया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह निर्णय ले रही थी कि उसे अपनी वर्तमान पहचान के लिए सबसे उपयुक्त होने के लिए इसका उपभोग कैसे करना है।
कुछ सेकंड के बाद उसने सोचना छोड़ दिया, अपनी प्रवृत्ति पर कायम रही और आगे बढ़ गई। उसने नाश्ते का थैला उठाया और बाहर की ओर भागी। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ी हुई और एक पंजे से दरवाजा खोला। फिर बाहर भागकर छाया में छिप गई और अपने नाश्ते का आनंद लेने लगी। रविवार को क्लेन दोपहर तक नहीं उठा क्योंकि उसने चाइनीज गेट पर ड्यूटी पर रात बिताई थी। क्लेन ने ट्रैकलेस सार्वजनिक गाड़ी ली और एविल ड्रैगन बार पहुंचा। उसने पहले मॉन्स्टर एडेमिसोल को खोजने और उसकी हालिया विषमता का कारण निर्धारित करने के लिए भविष्यवाणी का उपयोग करने की योजना बनाई थी। हालांकि वह एक अनिवार्य पुनिशर के नियंत्रण के नुकसान से बाधित हो गया था और इसे केवल आज के दिन के लिए पुनर्निर्धारित किया जा सका। वह बिलियर्ड रूम से होते हुए भूमिगत बाजार में प्रवेश कर गया। क्लेन को खोजने की जरूरत नहीं थी, उसने तुरंत एडेमिसोल को एक कोने में कांपते हुए देखा। जब काले, गंदे, तैलीय बालों वाले पीले दिखने वाले युवक को क्लेन के आने का एहसास हुआ तो उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और साइड के दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश में दीवार के सामने झुक गया। क्लेन ने अपनी गति तेज कर दी और एडेमिसोल को जाने से रोक दिया। उसने चुपके से बाईं दाढ़ पर 2 बार थपथपाया। उनके स्पिरिट विजन में एडेमिसोल की आभा अस्वस्थ दिखाई दी। सारे रंग फीके लग रहे थे। दूसरे शब्दों में, हालांकि उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, फिर भी उनका शरीर बहुत कमजोर था। उसी समय क्लेन को एहसास हुआ कि राक्षस की भावनाओं में जीवन, भय और चिंता प्रकट हुई थी। उसने तर्कसंगत सोच का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग सभी नीले रंग खो दिए थे। उनके सूक्ष्म प्रक्षेपण की सतह उनके ईथर शरीर की गहराई तक फैली हुई थी। रंग बिल्कुल शुद्ध प्रकाश की तरह एकीकृत, पारदर्शी और रंगहीन था। क्या यह स्वाभाविक रूप से जन्मे राक्षस की विशिष्टता है? क्लेन ने अनजाने में सिर हिलाया और एडेमिसोल के चेहरे को घूरते हुए कहा, आपने हाल ही में क्या देखा? आपने क्या देखा? आप एक कोने में क्यों छिप रहे हैं और यह कहते हुए कांप रहे हैं कि सभी लाशें हैं और हर कोई मर चुका है? एडेमिसोल ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैर की उंगलियों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी भूरी नीली पतलून और फटी लिनेन शर्ट में लगभग बुरी तरह कांप रहा था। उसने हड़बड़ाहट में उत्तर दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, मैंने केवल एक सपना देखा था। सपने में हर जगह खून है और हर जगह लाशें बिखरी हुई हैं। हाँ, बूहू, मैं लाशों के बीच था। मैं वहां था। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वह हंसा और वह रोया। उसके उत्तर ने क्लेन को भ्रमित कर दिया। क्लेन ने अपनी कनपटी पर मालिश की और अपनी आवाज धीमी करके फिर से पूछा, तुम मुझसे क्यों डरते हो? जब एडेमिसोल अचानक नीचे बैठ गया तो वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। वह अत्यधिक डर से चिल्लाया, नहीं, नहीं। सभी ने देखा और क्लेन को अचानक अजीब महसूस हुआ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे कुछ हुआ हो? वह शुष्क रूप से हंसा। उसने देखा कि एडेमिसोल ने कांपते भ्रूण की स्थिति में लिपटे हुए दया की भीख मांगने के अलावा क्लेन के पास खुद को दूर करने और ये दिखावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह बस वहां से गुजर रहा था। शायद मुझे श्री अजिक से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन वह पिछले हफ्ते ही फेसेक साम्राज्य के उत्तरी हिस्से में छुट्टी पर गया था और वह अगले गुरुवार या शुक्रवार को ही लौटेगा। उससे पहले मुझे पहले कैप्टन को रिपोर्ट करना होगा। जैसे ही वह मुड़ा, क्लेन ने अपना मुंह ढक लिया, भूमिगत बाजार छोड़ दिया। उस सप्ताह वेतन मिलने के बाद उसका निजी भंडार 8 पाउंड 10 सोली वापस आ गया। हालांकि वास्तव में दुर्लभ बियॉन्डर सामग्री इतनी महंगी थी कि वह केवल खिड़की से ही खरीदारी कर सकता था। बेशक अगर वह ऊंचे ब्याज से नहीं डरता तो उसे स्वयं से अल्पकालिक ऋण मिल सकता था। जब वह एविल ड्रैगन बार से बाहर निकला और सार्वजनिक गाड़ी का इंतजार करने लगा तो क्लेन ने भविष्य के घटनाक्रम पर विचार किया। अगले सप्ताह में मेरे अग्रिम वेतन से शुरू के 12 पाउंड चुका दिए जाएंगे। जो पैसा मैं घर लाऊंगा वह अंततः प्रति सप्ताह 3 पाउंड तक पहुंच जाएगा। मेलिसा के पास नौकरानी को काम पर रखने में देरी करने का कोई बहाना नहीं होगा। अन्य 3 पाउंड एक रहस्य बने रहेंगे और मैं अपने लिए और पैसे बचा लूंगा। और मुझे जल्दी से डेक्स्टर गुडेरियन से टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला या संबंधित सुराग प्राप्त करना होगा। मैं मिस जस्टिस से नकदी के बदले एक एंडलिंग फंड देने के बहाने का उपयोग कर सकता हूं। यह एक गुमनाम बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान मैं अटकल के माध्यम से व्यवधान उत्पन्न करूंगा। वह बहुत सुरक्षित होगा और इससे मेरी पहचान उजागर नहीं होगी। सार्वजनिक गाड़ी पर चढ़ने के बाद क्लेन सीधे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी की ओर नहीं गया, बल्कि 2 घंटे के लिए डिविनेशन क्लब की ओर जाने की योजना बनाई। ये औषधि के उसके पाचन का पूर्वाभास देने के लिए आवश्यक कार्य का हिस्सा था। साथ ही क्लेन को अब भविष्यवाणी उद्योग में प्रसिद्ध माना जाता था। अतीत से लौटने वाले ग्राहक थे और रेफरल भी थे। औसतन वो एक दोपहर में 10 से अधिक भविष्यवाणियां करता था। इसलिए भले ही वह सप्ताह में केवल 2 बार जाता था, फिर भी वह आधा पाउंड का लाभ कमा सकता था। गरीब श्रीमान मूर्ख के लिए ये कुछ न होने से बेहतर था। यह अफसोस की बात है कि मैंने शुरुआत में इसे बहुत अच्छा बना दिया और एक छवि को बहुत बढ़िया बना दिया। मैं अपनी इच्छानुसार अपनी भविष्यवाणी फीस नहीं बदल सकता। डिविनेशन क्लब के बैठक कक्ष में बैठे हुए क्लेन ने अपनी सिबे काली चाय पीते हुए असहाय रूप से मन में सोचा। उनकी वर्तमान प्रसिद्धि के साथ लोग अभी भी उनकी सेवाएं लेंगे, भले ही वे 4 सोली शुल्क लें। हालांकि भाग्य का सम्मान करने वाले एक दृष्टा के रूप में वह केवल 8 पेंस ही चार्ज करना जारी रख सकते थे। हालांकि क्लेन ने औषधि को पूरी तरह से पचा लिया था, लेकिन वह दृष्टा सिद्धांतों के खिलाफ जाने का जोखिम लेने को तैयार नहीं था जिसे उसने पहले संक्षेप में प्रस्तुत किया था। इसमें भविष्यवाणी से अत्यधिक लाभ प्राप्त न करना भी शामिल था। आखिरकार वह नहीं जानता था कि इससे नियंत्रण खोना होगा या अन्य नकारात्मक प्रभाव होंगे। नाइटहॉक्स के पास जो गोपनीय जानकारी थी उसमें पचाने की अवधारणा शामिल नहीं थी। इस प्रकार क्लेन ये निर्धारित नहीं कर सका कि क्या औषधि को पूरी तरह से पचाने के बाद भी जोखिम था, या यदि वह कुछ भी कर सकता था जो सिद्धांत के विरुद्ध था। जैसे ही वह इन बातों के बारे में सोच रहा था, एंजेलिका नाम की खूबसूरत परिचारिका अंदर आई और उसके पास चली गई। वह नीचे झुकी और धीरे से बोली, मिस्टर मोरेटी, कोई आपकी भविष्यवाणी चाहता है। रेड एगेट रूम। ठीक है। क्लेन ने आने से पहले जांच कर ली थी कि क्या डिविनेशन क्लब में जाने के लिए यह उपयुक्त दिन है, और उसे अपनी भविष्यवाणी से एक निश्चित उत्तर प्राप्त हुआ था। उसने अपनी रेशमी टोपी ली, बैठक कक्ष से बाहर निकला और अपने ग्राहक को देखा जो रेड एगेट कक्ष के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। ग्राहक लगभग 16 वर्ष की एक युवती थी। उसने हल्के नीले रंग की झालरदार पोशाक पहनी हुई थी और उसी रंग की धुंधली टोपी पकड़ रखी थी। उसके भूरे गुंदराले बाल, बेबी फैट वाला एक प्यारा चेहरा और सुंदर हल्की नीली आंखों की एक जोड़ी थी।
एलिजाबेथ। क्लेन ने अपनी बहन की अच्छी दोस्त एलिजाबेथ को पहचान लिया, जो इवोस पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने एक बार उसके लिए ताबीज चुनने में मदद की थी और उसकी सहायता से सेलेना की जादुई दर्पण भविष्यवाणी की घटना को भी हल किया था। इसी तरह एलिजाबेथ ने सुखद आश्चर्य से कहा, मिस्टर मोरेटी, ये वास्तव में आप हैं। जब मैंने नाम देखा तो मैं सोच रहा था कि क्या यह आप ही हैं। आखिरकार मैं रहस्यवाद का प्रशंसक हूँ, क्लेन ने सहायता से समझाया। फिर उन्होंने कहा, मेलिसा को मत बताओ। ओह, सेलेना को भी। अटकल परिणाम से पता चला कि मेरे लिए अटकल क्लब का दौरा करना उपयुक्त था। मैं एलिजाबेथ से क्यों टकराया? जैसे ही वह रेडगेट कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा तो उसने अपना सिर हिलाया। उसी समय उन्होंने अपनी बाईं डार पर 2 बार क्लिक किया। वे धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए। भविष्यवक्ता का स्थान ग्रहण करने के बाद उसने एलिजाबेथ की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। बस एक नजर से ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। युवती के ऊर्जा क्षेत्र में उदास हरे रंग की एक धुंधली परत थी। आत्माओं और प्रेतों द्वारा प्रेतवादित होने का एक लक्षण। क्लेन ने शांत निर्णय लिया और सीधे पूछा, क्या आपको हाल ही में दुष्स्वप्न आए हैं, दोहराव वाले तत्वों वाले? एलिजाबेथ, जिसने अभी अभी दरवाजा बंद किया था और अभी तक सीट नहीं ली थी, अवाक रह गई। उसे उत्तर देने में बहुत समय लगा। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आई हूँ। क्लेन पीछे झुका और पूछा, तुम्हारे पास कैसा सपना था? ये कब शुरू हुआ? ये लामुट टाउन में मेरी छुट्टियों के आखिरी 2 दिनों से शुरू हुआ। ओह, हमारे परिवार की वहाँ एक संपत्ति है। एलिजाबेथ को रहस्यवाद का आधा समर्थक माना जाता था, इसलिए उन्हें ऐसी स्थितियों की बेहतर यादें थीं। मेरे सपने में मैं हमेशा पूरे काले कवच में एक शूरवीर के सामने दौड़ता हूँ। उसके पास एक बड़ी चौड़ी तलवार होती है और उसका चेहरा पूरी तरह से एक हेलमेट से ढका होता है, इसलिए मैं केवल चमकती हुई लाल आंखों की एक जोड़ी देख सकता हूँ। सपने में वह रहता है मेरे करीब आने की कोशिश में। मैं डरकर भाग जाता हूँ, लेकिन हर बार दूरी कम हो जाती है। क्लेन ने सोचा और पूछा, इस तरह का सपना देखने से 2 या 3 दिन पहले क्या आप किसी प्राचीन वस्तु, प्राचीन खंडहर, दफन वस्तुओं या मकबरे के संपर्क में आए थे? एलिजाबेथ ने याद किया और उत्तर दिया, मैंने लामुट टाउन के पास एक पहाड़ का दौरा किया। वहां एक परित्यक्त प्राचीन महल था। यह एक असाधारण उपन्यास का एक मानक उद्घाटन है। क्लेन ने चुपचाप चिरते हुए कहा, क्या आपने महल में कुछ भी छोड़ा है, या आपने महल से कुछ लिया है? एलिजाबेथ ने अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ ली और कुछ क्षण बाद अनिश्चितता में उत्तर दिया, मुझे झाड़ियों से काटा गया और खून बहाया गया। क्या खून के पीछे छोड़ना मायने रखता है? क्लेन ने गंभीरता का मुखौटा पहनकर सिर हिलाया और गहरी आवाज में उत्तर दिया, हाँ। क्लेन का जवाब सुनकर एलिजाबेथ तुरंत घबरा गई। अवचेतन रूप से वह तेजी से बोलने लगी, क्या आप विशिष्ट कारण जानने में मेरी मदद कर सकते हैं? ये और भी बेहतर होगा यदि आप इसे हल करने का कोई तरीका बता सकें। अनुमान हमें केवल समस्या को हल करने के बारे में एक सामान्य दिशा दे सकता है, और इसके अलावा यह अस्पष्ट और भरा होगा प्रतीकात्मकता के साथ संकेतों को सही ढंग से समझना मुश्किल हो जाता है। बेशक आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं कोई साधारण दृष्टा नहीं हूँ, मैं एक सच्चा रहस्यवाद विद्वान हूँ। क्लेन ने गंभीरता से कहने से पहले लड़की के सवाल पर चिढ़ाया, चूंकि यह मामला सपनों से जुड़ा है, इसलिए मैं एक समान भविष्यवाणी विधि का सुझाव दूंगा। ठीक है, ठीक है। एलिजाबेथ ने भूखे कटफोड़वे की तरह अपना सिर हिलाया। क्लेन ने अपना पेशेवर रवैया बरकरार रखा। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं सो और उस सपने को साकार होने दो। क्या ये कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। एलिजाबेथ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होठों को शुद्ध करते हुए उत्तर दिया। लेकिन उसने तुरंत हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मुझे वह सपना आएगा। ये सिर्फ एक प्रयास है। क्लेन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे सांत्वना दी। फिर उसने रेडगेट कमरे के किनारे लगे लंबे सोफे की ओर इशारा किया। कृपया नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगा। एलिजाबेथ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके कहा, जब भी मुझे थकान महसूस होती है तो मैं स्कूल में क्लास के बाद ऐसे ही सोती हूँ। उसने अपनी बाहों को तकिए की तरह इस्तेमाल किया और मेज के किनारे पर आगे की ओर झुक गई। ठीक है, तुम दिखावा कर सकते हो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। क्लेन उसकी आभा और भावनाओं के रंगों को देखकर मुस्कुराया। वह उनका उपयोग ये पता लगाने के लिए करता था कि लड़की सो गई है या नहीं। ठीक है। एलिजाबेथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया, अपनी सांस लेने में आसानी करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। क्लेन कुछ नहीं बोला और अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया। कमरा अचानक असामान्य रूप से शांत हो गया। यह एक शांतिपूर्ण सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी को भी अपनी परेशानियों को भुला सकता था। कुछ समय बाद क्लेन ने यह पुष्टि करने के बाद कि एलिजाबेथ सो गई है, अपनी जेब से चांदी का एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा निकाला। चांदी का टुकड़ा अनिर्वचनीय हर्मीज वाक्यांशों के साथ साथ प्रतीकात्मक कल्पना और संख्याओं से भरा हुआ था। यह एक स्वप्न आकर्षण था जिसे क्लेन पिछली सुबह बनाने में सफल रहा था। उन्होंने 2 स्लंबर चार्म्स और 2 रिक्विम चार्म्स भी बनाने का काम पूरा कर लिया था। पहले को चांदी के आयताकार टुकड़ों से बनाया गया था, जबकि बाद को त्रिकोणीय टुकड़ों से बनाया गया था। इसका उद्देश्य उसे गहन युद्ध के दौरान केवल स्पर्श द्वारा उनके बीच अंतर करने में मदद करना था। क्रिम्सन। क्लेन ने धीरे से प्राचीन हर्मीज में वाक्यांश का पाठ किया। यह वह सक्रिय मंत्र था जो उसने स्थापित किया था। चूंकि आकर्षण में आध्यात्मिकता का संचार अभी भी बाकी था, इसलिए उसके मंत्र को बाकियों से अलग होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस इसे छोटा और याद रखने में आसान होना जरूरी था। कमरे में चारों ओर रहस्यमय मंत्र गूंज उठा। क्लेन को लगा कि ड्रीम चार्म उसके हाथ में हल्का हो गया है, जैसे कि उसने अस्थायी रूप से अपना वजन कम कर लिया हो। क्लेन ने तुरंत उस आकर्षण को अपनी आध्यात्मिकता से भरकर अपने सामने मेज पर रख दिया। एक पारदर्शी लौ चुपचाप ऊपर उठी, जिसने आकर्षण को घेर लिया और गहरे शांत काले रंग में बदल गई। काली लपटें तेजी से फैल गईं और एलिजाबेथ और क्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। क्लेन ने अपने कॉगिटेशन राज्य में प्रवेश करने के अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग अपने सामने की भ्रामक गोलाकार रोशनी को देखने के लिए किया। गोलाकार रोशनी असीम अंधेरे से घिरी हुई थी, जिससे वह असाधारण रूप से अकेला लग रहा था। क्लेन ने और देरी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिकता को उत्सर्जित कर दिया, जिससे वह प्रकाश की भ्रामक गेंद को छू सके। चुपचाप उसके आसपास का दृश्य खराब और विकृत होने लगा, लेकिन ये जल्द ही पीले भूरे रंग के मैदान में बस गया। मैदान घोड़ों और मनुष्यों की लाशों से अटा पड़ा था। हर जगह ताजा खून और हथियार नजर आ रहे थे। एलिजाबेथ ने सगाई के साथ एक शाही गाउन और एक फिशनेट टोपी पहनी हुई थी। वह खोई हुई इधर उधर देख रही थी।
उसने तुरंत क्लेन की आकृति देखी और आश्चर्य और खुशी का भाव प्रकट किया। मिस्टर मोरेटी, हम फिर मिलते हैं। जब सेलेना और मैं भविष्यवाणी लेने आए थे तो मुझे संदेह हो गया था कि नाम रजिस्टर पर क्लेन मोरेटी आपकी है। मैं कई बार दोबारा आया, लेकिन हमेशा आपकी याद आती थी क्योंकि मुझे पाठ के दौरान पाठ में भाग लेना पड़ता था। दिन जब मैं गर्मी की छुट्टियों के दौरान खाली था तो मेरे माता पिता मुझे लामुट टाउन में छुट्टियों के लिए ले गए। आप मेरी मदद कर सकते हैं ना? लड़की की बतूनी बातें सुनकर क्लेन एक पल के लिए ठिठक गया। ये सोचने के लिए कि एलिजाबेथ को संदेह था कि मैं डिविनेशन क्लब में अंशकालिक काम कर रहा था और उसने कई मौकों पर मुझे ढूंढने की कोशिश की। फिर भी वह बिल्कुल भी असामान्य नहीं दिखी। उसका आश्चर्य प्रामाणिक था जो उसके सच्चे विचारों को छुपा रहा था। वास्तव में मेरे अलावा मिस्टर फूल, हर किसी का सपना अपना सबसे ईमानदार पक्ष दिखाता है। जैसे ही वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, एलिजाबेथ का सपना बदल गया। एक लंबा शूरवीर जिसकी ऊंचाई लगभग 1.9 मीटर थी उनकी ओर चल रहा था और एक चौड़ी तलवार खींच रहा था जो जमीन को खरोंच रही थी। ये शूरवीर काला कवच पहने हुए था। उसके हर कदम के साथ धातु के टकराने की धात्विक ध्वनियां सुनी जा सकती थी। उसके फेसप्लेट की दरार से आग की लेप्टो जैसी लाल रोशनी की 2 बूंदें बाहर झांक रही थी। वे क्लेन और एलिजाबेथ को ध्यान से देख रहे थे। प्रेत की इच्छा अभी भी दुष्ट आत्मा की अवस्था में नहीं है। क्लेन, जो अपनी आध्यात्मिक अवस्था में था, को अपनी आत्मा दृष्टि को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं थी। नाइटहॉक्स की गोपनीय जानकारी के आधार पर वर्गीकरण के अनुसार आत्माओं द्वारा छोड़ी गई प्रतिशोध और अन्याय की भावनाएं सबसे कमजोर और निपटने के लिए सबसे आसान प्रकार की आत्माएं थीं। उनके पीछे छाया और प्रेत थे। दुष्ट आत्माएं आत्मा जैसे प्राणियों से निपटने में सबसे कठिन थी। सबसे भयानक बुरी आत्माओं को हाई सीक्वेंस बियॉन्डिस जितना ही मजबूत कहा जाता था। इसे ध्यान में रखते हुए क्लेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एलिजाबेथ को अपने पीछे रोक लिया। फिर वह अपने पैर से नीचे गिरा और सपना चकनाचूर हो गया। रोशनी के अनेक कण जुगनुओं की तरह बिखर गए। क्लेन की आध्यात्मिकता उसके शरीर में लौट आई, जिससे उसकी आंखें एक बार फिर रेडगेट कमरे के अंधेरे के अनुकूल हो गईं। उसने मेज के चारों ओर भविष्यवाणी के लिए आवश्यक उपकरण रखे हुए देखे, साथ ही ड्रीम चार्म भी देखा जो लगभग जल चुका था। जब क्लेन ने यह देखा तो उसे परेशानी महसूस हुई। एवरनाइट गॉडेस के क्षेत्र में सभी आकर्षण शुद्ध चांदी का उपयोग करके बनाए गए थे, इसलिए इससे उसके दिल को दुख हुआ। इन तावीजों का उपयोग करना पैसे जलाने के समान है। भले ही मैं अपनी श्रम लागत का हिसाब न दूं, अकेले सामग्री का औसत पहले से ही लगभग 6 से 8 सोली प्रति आकर्षण है। खैर, जब उसने चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन के बियोडस के बारे में सोचा तो उसे कुछ अधिक शांति महसूस हुई। आखिरकार उन्होंने सोना जलाया। सूर्य के लिए संगत धातु सोना थी। एलिजाबेथ धीरे से कराह उठी और अपना आसन सीधा करने से पहले धीरे से उठी। उसने क्लेन पर नजर डाली और पूछा, मिस्टर मोरेटी, क्या आपकी भविष्यवाणी से कोई परिणाम निकला? हाँ, क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। आपके बुरे सपने 1 सप्ताह से अधिक समय में गायब हो जाने चाहिए। मैं कैप्टन को इसकी सूचना दूंगा और लामुट टाउन में इससे निपटने के लिए किसी को भेजने के लिए कहूंगा। क्लेन ने अपने दिल में कहा। सचमुच ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद मिस्टर मोरेटी। एलिजाबेथ उत्साहित हो गई। फिर उसने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या बात? क्लेन ने चिंता में पूछा। कुछ नहीं, बस इतना याद आया कि अब घर जाना है। उसने धीरे से एक सोली बिल निकाला जो उसने तैयार किया था और मेज पर रख दिया। फिर उसने अपनी टोपी उठाई और थोड़ा झिझकते हुए क्लेन को अलविदा कहा। रेड कमरे से निकलने के बाद एलिजाबेथ दरवाजे के बाहर सीढ़ियों की ओर चली गई। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई नहीं देख रहा है, उसने अपनी बाहें फैला दी और धीरे से कराहते हुए कहा, काफी सुनना। कितना सुनना हो गया? ... ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में डन ने क्लेन को देखते हुए अपना माथा रगड़ा। क्या आप अचानक लौट आए क्योंकि आपका सामना एक और अलौकिक घटना से हुआ? अरे कप्तान, अपमान के उस स्वर से क्या मतलब? क्लेन ने अपना गला साफ किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ। इस बार क्या बात है? डन स्मिथ ने फिर से अपना माथा रगड़ा। क्लेन ने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और जवाब दिया, 2 बातें। पहली घटना के लिए, जब मैं भूमिगत बाजार में अपने आकर्षण के लिए सामग्री खरीद रहा था तो मैंने पाया कि मॉन्स्टर एडेमिसोल एक कोने में झुका हुआ था और डर से कांप रहा था। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने जोर से संकेत दिया कि उन्हें सामग्रियों के लिए प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है। क्लेन उस जासूस की फीस का उल्लेख नहीं कर सका जिसे उसने डेक्स्टर गुडेरियन को खोजने के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि इसमें लाल चिमनी शामिल थी। अलग अलग जासूसों को नियुक्त न करने का उन्हें गहरा अफसोस हुआ। ऐसा लग रहा था कि डन पंक्तियों के बीच में पढ़ने में असफल हो रहा है क्योंकि उसने थोड़ा सिर हिलाया। एडेमिसोल को क्या हुआ? क्लेन ने चुपचाप सांस छोड़ी और विस्तार से वर्णन किया। एडेमिसोल ने एक सपना देखा था। उसने सपना देखा कि हर जगह लाशें और खून थे। उनमें से एक लाश उसकी थी और इस तरह वह बहुत भयभीत हो गया। डन ने धीरे से पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, एक दृष्टा के रूप में आपको क्या लगता है कि यह किसका प्रतीक है? एक आपदा जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा एडेमिसोल के सपने में हर चीज का कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं हो सकता है। क्लेन ने अपने शब्दों पर विचार करते हुए कहा। मैं इसकी सूचना पवित्र कैथेड्रल को दूंगा और देखूंगा कि उन्हें क्या कहना है। डन ने अपना सिर हिलाया और आत्मनिंदा करते हुए कहा, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुझे विशेषज्ञता हासिल है। क्लेन के पास कोई अन्य विचार भी नहीं था। उन्होंने विषय बदल दिया और एलिजाबेथ द्वारा झेले गए भयानक उत्पीड़न के बारे में बात की। लेमुड टाउन, क्या वह महिला देवी में विश्वास रखती है? डन ने पूछा। हाँ, क्लेन ने सकारात्मक उत्तर दिया। तो फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अब लेमुड टाउन चले और वहां रात्रि भोजन करने का प्रयास करें। ओह, और फ्राई को भी साथ लाएं। यदि घटना में लाशें और भूत शामिल हैं तो उसकी क्षमताएं उपयोगी साबित होनी चाहिए। डन ने अपनी कनपटी की मालिश की और यह सोचने की पूरी कोशिश की कि क्या वह कुछ भूल गया है। यदि एलिजाबेथ एवरनाइट देवी में विश्वास नहीं करती तो उन्हें उसकी आस्था के अनुसार उसे अनिवार्य दंड देने वालों या मशीनरी हाइव माइंड को सौंपना होगा। यदि उसकी आस्था 3 प्रमुख चर्चों में से किसी में भी नहीं थी तो उसे मशीनरी हाइव माइंड को सौंप दिया जाएगा जो बाहरी इलाके के लिए जिम्मेदार थे। क्लेन कुछ नहीं बोला। उन्होंने कुछ देर तक चुपचाप इंतजार किया और अंततः डन को ये कहते हुए सुना, इसके अलावा हमारे पास मिशन पर 3 आदमी हैं। हम सीलबंद आर्टिफैक्ट 30782 का उपयोग करने का अनुरोध कर सकते हैं। 30782। 1 मिनट के बाद क्लेन को याद आया कि सीलबंद कलाकृति को उत्परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक कहा जाता था।
ऐसा प्रतीत होता है कि इस पवित्र प्रतीक का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। इसमें 15 मीटर के दायरे में किसी भी लाश और आत्माओं को लगातार शुद्ध करने की क्षमता थी। हालांकि इसमें एक ही समय में एक सामान्य व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करने की कमी थी। शोध के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यदि एक सामान्य मानव इसके दायरे में 1 घंटे तक खड़ा रहे तो वह एक बेवकूफ बन जाएगा जो केवल सूर्य की प्रशंसा करना जानता है। बियोडर्स के लिए सीमा 6 घंटे थी। जहां तक भूतों और लाशों की बात है, वे 1 मिनट से भी कम समय में बिखर जाएंगे। हम ये सोचना कि कैप्टन को इस सीलबंद कलाकृति का कोड नेम याद होगा। लानत है, मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त उसकी तुलना में खराब है। क्लेन अचानक बेहोश हो गया, लगभग खुद को फांसी लगाना चाहता था। डन स्मिथ पीछे झुके और अपनी गहरी भूरी आंखों से क्लेन को देखा। आप आज फिर से डिविनेशन क्लब गए? क्या आपको पिछले 2 दिनों में कोई बदलाव महसूस हुआ? पहले का अनुक्रमण का अगला। कैप्टन, ये बिल्कुल वही प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं और भी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे यहां तक विश्वास है कि मैं अभी होली कैथेड्रल की परीक्षा पास कर सकता हूं। यह एक तरह की भावना और आत्मविश्वास है जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह महसूस करते हुए कि उसका उत्तर थोड़ा अस्पष्ट हो सकता है, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, शायद औषधि का नाम वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब मैंने दृष्टा सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जो मैंने प्राप्त किया और एक भाग्यवक्ता के रूप में कार्य किया, तो सब कुछ सही हो गया और आसान। हाँ, अब मैं अपनी स्पिरिट विजन को और भी अधिक अगोचर तरीके से सक्रिय कर सकता हूँ। डन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। जैसे ही उसकी आंखों की रोशनी एकाकार हुई, वह सोच में डूबा हुआ बोला, औषधि का नाम। लगभग 10 सेकंड के बाद उसने फिर से क्लेन की ओर देखा। क्या आपको वापस लौटने और अपने परिवार को सूचित करने की जरूरत है? चाइनीज गेट पर आपकी ड्यूटी के बाद रविवार को दूसरा दिन है। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एलिजाबेथ उसकी बहन की अच्छी दोस्त थी और उसने वादा किया था कि समस्या 1 सप्ताह के भीतर हल हो जाएगी, क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाह के उत्तर दिया, हमें समय बर्बाद नहीं करना है। हम जाने के बाद बस गाड़ी को डैफोडिल स्ट्रीट से मोड़ने के लिए ले आओ। ठीक है, जब तक मैं सीलबंद आर्टिफैक्ट 30782 प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भर रहा हूं, फ्राई ले आओ। डन ने ब्रेक रूम की ओर तिरछे विपरीत दिशा में इशारा किया। फ्राई एक लाश संग्राहक था, इसलिए उसके पास स्लीपलेस की प्रचुर ऊर्जा नहीं थी। अगर वह खाली होता तो झपकी ले लेता। आवेदन पत्र स्वयं भरना, उसका अनुमोदन स्वयं करना और उसे स्वयं एकत्र करना। कैप्टन, हमारी प्रबंधन प्रणाली काफी त्रुटिपूर्ण है। क्लेन ने अपनी टोपी वापस लेने से पहले चुपचाप चिड़ा और डन के कार्यालय से बाहर निकलकर तिरछे विपरीत दरवाजे पर दस्तक दी। क्लेन के 3 बार खटखटाने के बाद फ्राई ने दरवाजा खोला और स्पष्ट आश्चर्य के साथ क्लेन को देखा। क्या बात। जब वह झपकी ले रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी शर्ट अस्त व्यस्त थी। उनका ठंडा और उदास स्वभाव काफी हद तक कम हो गया। हालांकि वह अभी भी एक मृत व्यक्ति की तरह दिखता है जो अपने ताबूत से बाहर निकला है। क्लेन ने अपनी मुस्कान छिपाई और गंभीरता से उत्तर दिया, एक मामला है जिसमें प्रेत बाधा शामिल है। कैप्टन आपकी सहायता की कामना करता है। ठीक है। फ्राई ने अपने गंदे बालों को चिकना करने के लिए अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया और उसे उस ठंडे व्यक्ति के पास लौटा दिया जिसने जीवित लोगों को दूर रखा था। उसके कपड़े पहनने के बाद वे दोनों रिसेप्शन हॉल में सोफे पर इंतजार करने लगे। अगले 7 या 8 मिनट के बाद परिवेश गर्म हो गया, मानो वह क्षेत्र सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ रहा हो। इसके तुरंत बाद उन्होंने डन स्मिथ को विभाजन के माध्यम से चलते हुए देखा, जबकि उसके हाथ में हथेली के आधे आकार का एक प्राचीन बैज था। बैज में गहरे सोने की चमक थी और उस पर सूर्य के प्रतीकात्मक चिन्ह और किनारे तक फैली रेखाएं उकेरी गई थी। यह इंटिस रिपब्लिक की मोहरबंद कलाकृति 30782 थी, जिसे मूल रूप से उत्परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक नाम दिया गया था। इंटिस रिपब्लिक वह देश था जिसे रोसेले ने एक साम्राज्य से गणतंत्र में बदल दिया था और फिर इसे एक साम्राज्य में बदल दिया था। अब इसने खुद को एक स्थिर गणराज्य के रूप में स्थापित कर लिया था और उत्तरी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित था। लोन साम्राज्य के साथ इसकी सीमा में मिडसीशायर, होनासिस पर्वत श्रृंखला आदि जैसे स्थल शामिल थे। एक राष्ट्र के रूप में इंटिस की स्थापना के बाद से चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन ने शिल्प कौशल के देवता के चर्च का दमन किया था, जिसे बाद में भाप और मशीनरी के देवता के चर्च के रूप में जाना जाने लगा। देश का मुख्य धर्म होने के कारण देश को सूर्य का साम्राज्य भी कहा जा सकता है। चलो चलें। फ्राई, तुम गाड़ी चलाओगे। सेसरे बहुत लंबे समय तक पवित्र प्रतीक के शुद्धिकरण का सामना नहीं कर सकते, डन ने उन्हें शांति से याद दिलाया। सेसरे फ्रांसिस एक क्लर्क था जो आपूर्ति खरीदने और एकत्र करने का प्रभारी था। वह उनका ड्राइवर भी था, लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति था। वह सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 के 15 मीटर के दायरे में 1 घंटे से अधिक नहीं रह सका। क्लेन की समझ के अनुसार जॉटलैंड स्ट्रीट से लेमूर टाउन तक की यात्रा में कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे। इसमें डैफोडिल स्ट्रीट का चक्कर लगाने का समय शामिल नहीं था। ठीक है। फ्राई ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जांच की कि क्या उसके पास उसकी निजी वस्तुएं हैं। ... जब डूबते सूरज की किरणों ने शहर के गिरजाघर के शिखर को रंग दिया तो नाइटहॉक्स की गाड़ी अंततः लामूर टाउन पहुंची। ये शहर टिंडन के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित था। कई इमारतों में अभी भी भाप युग से पहले के युग की अनूठी विशेषताएं थीं। वहां लगभग 0 कारखाने थे और आसपास के गांव वाणिज्यिक व्यापार में लगे हुए थे। गाड़ी रोकने के बाद डन ने सामने हेयर सैलून की ओर देखा और कहा, मैंने पहले स्थानीय लोगों में से एक से पूछा था, यहाँ से पहाड़ पर महल के खंडहरों तक केवल 15 मिनट की पैदल दूरी है। ऐसा कहा जाता है कि यह इक्का है चौथे युग के दौरान शासन करने वाले सामंत। हालांकि कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ, उनका वर्णन केवल एक स्थानीय मिथक है। हाँ, चलो अब चलें और आकाश में अंधेरा होने से पहले उस प्रकोप से निपटें। फिर हम बारी बारी से 30782 पर नजर रख सकते हैं और इसे आम लोगों से दूर रख सकते हैं। जिस क्षण डन ने उत्परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक को पुनः प्राप्त किया, 3 घंटे पहले ही बीत चुके थे। यह एक बियोडर की सीमा के और करीब आता जा रहा था। कुछ ही समय में उन्हें अलग होना होगा और एक दूसरे को ठीक होने का समय देना होगा। ठीक है। फ्राई ने संक्षिप्त उत्तर दिया, मुझे इस बारे में कोई समस्या नहीं है। क्लेन ने अपनी जेब में रखे स्लंबर चार्म्स और रिक्विम चार्म्स को छुआ। पतले काले विंडब्रेकर में 3 नाइटहॉक कस्बे की सड़क से गुजरे और पहाड़ की ओर बढ़े जब वे सड़क के एक मोड़ पर पहुंचे। रास्ते में सड़क पर घास फूस उगी हुई थी और झाड़ियां उगी हुई थी, लेकिन यह अभी भी इतनी चौड़ी थी कि 2 गाड़ियां अगल बगल से गुजर सकती थीं।
ज्यादा देर नहीं हुई जब उन्होंने एक प्राचीन महल की ढही हुई बाहरी दीवार देखी। बाहरी दीवार जो अभी भी खड़ी थी, उस पर हरे पौधे रेंग रहे थे जबकि खुला हिस्सा धब्बेदार था। जब वह करीब आने लगा तो क्लेन को एक चुभने वाली ठंड महसूस हुई क्योंकि उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए थे। वहां वास्तव में एक प्रेत है, फ्राय ने प्राचीन महल को देखते हुए नीरसता से कहा। डन ने नवपदोन्नत नाइटहॉक पर नजर चुराने के लिए बगल में देखा, फिर हंसे और कहा, चिंता मत करो, हमारे पास 30782 और फ्राय दोनों हैं, क्रोध बहुत अधिक समस्या पैदा नहीं करेगा। उनके एक हाथ में अपनी कस्टम निर्मित रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में उत्परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक था। उसने खंडहर जैसे दिखने वाले प्राचीन महल की ओर पहला कदम बढ़ाया। क्लेन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और किसी भी समय ट्रिगर खींचने, अपनी छड़ी घुमाने या अपने आकर्षण का उपयोग करने के लिए तैयार था। वाह वाह वाह! जब डन प्राचीन महल से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था, जहां एक टूटा हुआ घोड़ा, अस्तबल, पानी का कुआं और अन्य उपकरण क्लेन की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे थे, एक ठंडी हवा इस तरह से गरज रही थी जिसे केवल दुखद और तीखी आवाज के रूप में वर्णित किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे बिन बुलाए मेहमानों को अस्वीकार कर दिया जा रहा हो। 3 नाइटहॉक्स नहीं रुके। गर्म और शुद्ध एहसास ने धीरे धीरे ठंड को दूर कर दिया और प्राचीन महल के सामने कब्जा कर लिया। वे चट्टानों के ढेर को पार करते हुए, ढही हुई बाहरी दीवार से गुजरते हुए धीरे धीरे महल में प्रवेश करने लगे, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार खो गया था और टूटी हुई टाइलों से भरा हुआ था। प्राचीन महल का हॉल ढहे हुए पत्थर के खंभों से भरा हुआ था और काई से ढका हुआ था। यह विशाल था, लेकिन खिड़कियां संकरी थी और दीवारों से ऊंची थी, इसलिए प्रकाश व्यवस्था खराब थी। अंदर से यह धुंधला और उदास लग रहा था। ये चौथे युग के अंत और 5वें युग की शुरुआत की इमारतों की एक विशेषता है। क्लेन, जो एक इतिहासकार था, ने सहज रूप से निर्णय लिया और अपनी आत्मा दृष्टि को सक्रिय किया। तभी सहसा एक मायावी किंतु मनभेदी दहाड़ फूट पड़ी। अचानक कहीं से काले कोहरे का एक घना बादल हवा में भर गया, जो गर्मी और पवित्रता की घुसपैठ को रोक रहा था। काले कोहरे के बीच एक लंबी आकृति अचानक सामने आ गई। उन्होंने पूरा शरीर काला कवच पहना था और उनके पास एक चौड़ी तलवार थी जिसे उठाना किसी आम व्यक्ति के लिए मुश्किल होता। वह रेत वैसा ही दिख रहा था जैसा क्लेन ने एलिजाबेथ के सपने में देखा था। लाल बत्ती की 2 लौ जैसी गेंदें उसके हेलमेट के अंतराल से चमक रही थी, जो ठंडी लग रही थी, लेकिन वे 3 नाइटहॉक को गुस्से से घूर रहे थे। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, तुम्हें इसकी कीमत अपने मांस और खून से चुकानी होगी। उसने अचानक खुद को आगे बढ़ाया और तुरंत डन की दूरी कम कर दी। उसने अचानक अपनी चौड़ी तलवार से नीचे की ओर वार किया। डन तेजी से पीछे हट गया और अपनी रिवॉल्वर से फायर करने के लिए अपना हाथ उठाया। बजना! सिल्वर दानव शिकार की गोली भ्रामक काले कवच को भेदने में कामयाब नहीं हुई और केवल एक कुरकुरा लेकिन अवास्तविक ध्वनि उत्पन्न की। क्लेन और फ्राय एक साथ किनारे पर पीछे हट गए। एक ने एक हाथ में बंदूक पकड़ी और ट्रिगर खींचने से पहले आग के 2 गोलों पर निशाना साधा, जिन्होंने काले बख्तरबंद शूरवीर की आंखों की जगह ले ली थी। दूसरे नाइटहॉक ने अपनी आंखों को शांत भूरे सफेद में बदल दिया और प्रेत पर ध्यान केंद्रित किया। काले बख्तरबंद शूरवीर फिर गुस्से में दहाड़ने लगे। उसने डन की ओर एक और बड़ा कदम उठाया और चौड़ी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया। बम! ब्रॉडस्वॉर्ड ने डन को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इसने उसे दूर गिरा दिया, जिससे वह दरवाजे के किनारे जोर से जा गिरा। इससे उसके मुंह से ताजा खून उगलने लगा। जोरदार धमाके के साथ 30782 जमीन पर गिर गया। चूंकि उसने धातु का बूट पहना हुआ था, इसलिए रेत ने उत्सुकता से अपने दाहिने पैर से लात मारी और खतरनाक बैच को प्राचीन महल के दरवाजे से बाहर भेज दिया। उससे 15 मीटर से भी अधिक दूरी थी। क्लेन, जो रेत को सफलतापूर्वक शूट करने में कामयाब नहीं हुआ था, जब उसने वह दृश्य देखा तो वह घबरा गया और हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह शांत और तर्कसंगत स्थिति से अपनी आंखों के सामने परिवर्तन को देख रहा था। टकराना! उसने दूसरी गोली चला दी। सिल्वर दानव शिकार की गोली रेत के हेलमेट से टकराई और चिंगारी उत्पन्न हुई, लेकिन कोई प्रत्यक्ष क्षति नहीं हुई। सही चुनौती! फ्राय चिल्लाया। वह हमेशा ठंडा और उदास रहता था, लेकिन अब उसका स्वर चिंता से भरा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपनी रिवॉल्वर भी उठाए और रेत के दाहिने धातु के दस्ताने पर निशाना साधा। टकराना! टकराना! फ्राय के निर्देश के अनुसार क्लेन ने अवचेतन रूप से गोली चलाई, उसके साथ लगभग एक साथ सिल्वर दानव शिकार की गोलियां भी चलाईं। इस बार क्रोध ने उसे अपने कवच से नहीं रोका, बल्कि अपनी चौड़ी तलवार उठाई और 2 गोलियां मार दी। बम! उसने एक कदम उठाया और सीधे क्लेन से टकराते हुए उस पर हमला कर दिया। जैसे ही क्लेन बाहर निकला, उसने अपनी छाती धसी हुई देखी, खुद को खून उगलते हुए देखा, लेकिन उसे जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। वह अचानक स्तब्ध होकर उछल पड़ा, जमीन पर गिर गया, इधर उधर लुढ़क गया और चिल्लाने लगा। अचानक प्राचीन महल, भूत, ढहे हुए खंभे और काय का फर्श बुरी तरह बिखर गया। सब कुछ हवा में काले कोहरे में लौट आया, ठीक वैसे ही जैसे जब काले बख्तरबंद शूरवीर पहली बार प्रकट हुए थे। अंतर केवल इतना था कि डन ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर पकड़ रखी थी, थोड़ा झुक गया था और उसकी पूरी आंखें गहरी और गहरी थी। जैसी कि उम्मीद थी, सब कुछ एक सपना ही था। कैप्टन ने एक ही समय में भूत, फ्राय और मुझे अपने सपने में खींच लिया, लेकिन मैं विशेष हूं और मैं स्पष्टवादी और तर्कसंगत रह सकता हूं। क्लेन को एहसास हुआ कि वह अभी भी डन के दाहिनी ओर 2 मीटर दूर खड़ा था। उसे न तो खून की उल्टी हुई और न ही वह चिल्लाया। तभी डन सीधा खड़ा हो गया और उसने उस क्रोध को देखा जो उसकी तलवार से काटने जा रहा था। उन्होंने शांति से कहा, 1 मिनट से ज्यादा हो गया। प्रेत स्तब्ध रह गया और जोर से चिल्लाने लगा। उसके शरीर से काली भाप निकलने लगी, मानो उसे अभी अभी मौत की सजा मिली हो। कोई भी लाश या आत्माएं जो अभी तक बुरी आत्माओं में नहीं बदली थी, वे उत्परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक की 15 मीटर की सीमा के भीतर 1 मिनट से अधिक नहीं रह सकती थी। हे भगवान कैप्टन, आप बहुत अच्छे हैं। क्लेन ने किनारे से दृश्य को देखा और लगभग खुशी से चिल्लाया। डन ने अपनी स्वप्निल क्षमता का उपयोग अपने क्षेत्र में क्रोध पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि केवल समय को बाहर निकालने के लिए किया था। गर्म और शुद्ध एहसास में काली भाप तेजी से वाष्पित हो गई और ठंड धीरे धीरे छट गई। कुछ ही समय में शूरवीर पारदर्शी हो गया और शून्य में विलीन हो गया। बजना! एक काला गॉन्टलेट जमीन पर गिर गया, उसकी सतह सफेद ठंड से ढकी हुई थी। क्लेन कैप्टन से बूंद लेने के लिए आगे बढ़ने की मांग करने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी आध्यात्मिकता अचानक परेशान हो गई। हॉल और डाइनिंग हॉल को अलग करने वाली सीढ़ियों के पास कहीं एक तीव्र लेकिन भ्रामक दुख और अस्वच्छता उसे बुला रही थी। वहां किसी तरह की समस्या है। क्लेन ने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को अलग करने वाली सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में कहा।
उन्होंने एक बार नाइटहॉक्स के गोपनीय रिकॉर्ड में पढ़ा था कि यदि किसी की आध्यात्मिक धारणा में समान स्थितियां दिखाई देती हैं तो आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि लक्षित स्थान पर कुछ बुरा और भ्रष्ट छिपा हुआ है। अगर कोई आश्वस्त नहीं है तो उसके साथ बातचीत न करना ही सबसे अच्छा होगा, अन्यथा किसी की जान जा सकती है। कभी कभी मात्र नजर भर से भी अपूरणीय क्षति हो सकती है। डन ने ऊपर देखा और इसी तरह अपनी उच्च आध्यात्मिक धारणा के साथ उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने क्लेन की ओर देखा और शांति से निर्देश दिया, दिव्य और देखो कि क्या हम अपनी जांच में सफल होंगे। महल में प्रवेश करने से पहले कैप्टन ने मुझे दिव्य दर्शन नहीं कराया। वह काफी आश्वस्त था। इसका मतलब है कि उसका मानना था कि छुपी हुई चीज क्रोध से भी अधिक खतरनाक हो सकती है। क्लेन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपनी छड़ी फ्राई को सौंप दी। फिर उसने अपनी आस्तीन के भीतर पुखराज कंगन को खोल दिया, अपने बाएं हाथ से चांदी की चेन पकड़ ली और चुपचाप एक उपयुक्त कथन सुनाया। तुरंत उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि हवा का झोंका उसके चारों ओर घूमने लगा। प्राचीन महल में छिपी जगह की जांच सफल होगी। प्राचीन महल में छिपी जगह की जांच सफल होगी। ... 7 बार बयान पढ़ने के बाद क्लेन की आंखों का रंग सामान्य हो गया। उसने झूलते हुए देखा पुखराज दक्षिणावर्त घूम रहा था। यह बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से दक्षिणावर्त घूम रहा था। इसका मतलब था कि जांच सफल होगी, जो पहले से ही एक सच्चा दृष्टा था। उसने तुरंत डन और फ्राई पर सिर हिलाया। हमें अन्यथा कोई खतरा नहीं हो सकता। डन ने उत्परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक को अपनी छाती के बाईं ओर पिन किया, फिर अपनी टोपी को दबाया। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर चला और विशेषज्ञ रूप से एक तंत्र की खोज शुरू कर दी। फ्राई, जिसने हथियार उठा लिया था, उसने क्लेन की बेत उसे वापस दे दी। उसने अपनी रिवॉल्वर पकड़ ली और सावधानी से आसपास का निरीक्षण किया, जैसे कि उसे डर हो कि कोई दुश्मन अचानक सामने आ जाएगा। नाइटहॉक के रूप में क्लेन ने कमर कस ली, खुद उठे और अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और सतर्क भी हो गए। कुछ मिनटों के बाद यह अज्ञात था कि घुटनों के बल बैठे डन स्मिथ ने क्या किया, क्योंकि सीढ़ियों से भारी छींटाकशी की आवाजें आ रही थी। फर्श खुल गया और नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों का एक सेट दिखाई देने लगा। एक ठंडी और दूषित तरंग निकली जो किसी मूर्त चीज में संघनित होती हुई प्रतीत हो रही थी। डन ने नजर डाली और सीलबंद आर्टिफैक्ट 30782 को अपनी छाती से हटा दिया। उसने इसे सीधे जाल के दरवाजे में फेंक दिया। कुछ गड़गड़ाहट के बाद यह अज्ञात था कि परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक कहां रुक गया। यदि भीतर मृत आत्माएं हैं तो वे निश्चित रूप से 30782 वापस बाहर आ जाएंगी। ये दिलचस्प होगा। क्लेन ने सीढ़ियों को देखा और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। लंबे समय से चली आ रही भयावह और दूषित भावना जल्द ही ऐसे विलीन हो गई जैसे बर्फ सूरज से मिलती है। गर्माहट और पवित्रता ने जाल के दरवाजे के प्रवेश द्वार को ढंक दिया। क्लेन, मेरे साथ नीचे चलो। फ्राई यही रहेगी और अन्य दुश्मनों को तंत्र को नष्ट करने से रोकेगी। डन ने एक अनुभवी निर्णय लिया। ठीक है। क्लेन कार्य से पीछे नहीं हटा। वह 2 कदम आगे बढ़ा और डन के बगल में पहुंच गया। फ्राई ने सिर हिलाया, अपने बचाव में कोई कमी नहीं आने दी। डन सबसे पहले नीचे गया, उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्होंने प्रकाश का कोई स्रोत तैयार नहीं किया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनिद्रा के मार्ग पर चला गया, अंधेरा एक बाधा नहीं था, बल्कि एक आशीर्वाद था। ऐसे वातावरण से उनकी दृष्टि बाधित नहीं हुई। कुछ कदम नीचे उतरने के बाद डन अचानक मुड़ा और क्लेन की ओर देखा। मैं भूल गया था कि आपके पास रात्रि दृष्टि नहीं है। मुझे रोशनी प्रदान करने वाली वस्तुएं तैयार करने की आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... कप्तान, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरी आत्मा दृष्टि है। क्लेन को एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। पहले वाला वह अच्छा कैप्टन वास्तव में सामान्य नहीं था। उनके स्पिरिट विजन में उनके सामने का अंधेरा एक ग्रे फिल्म द्वारा प्रदर्शित किया गया था। हालांकि यह बहुत धुंधला था, फिर भी उसके लिए यह पता लगाना काफी था कि सीढ़ियां कहां थीं। खैर, कैप्टन निश्चित रूप से स्वस्थ है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक है। क्लेन ने सावधानी से अपने पैर फैलाए और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा। कदमों की उड़ान लंबी नहीं थी। जमीन तक पहुंचने में केवल 15 सीढ़ियां लगी। सीलबंद कलाकृति 30782 वहां पड़ी हुई थी, जो अपनी पवित्रता और गर्माहट जारी कर रही थी। इससे एक फीकी चमक भी निकल रही थी। रोशनी की मदद से क्लेन अधिक स्पष्ट रूप से देख सका। उन्होंने आसपास का सर्वेक्षण किया और देखा कि यह कोई बहुत बड़ा तहखाना नहीं था। अब ठंड और भयावहता नहीं रही, लेकिन नमी बनी रही। तहखाने के बीच में एक काला ताबूत था, जिसके ढक्कन में गहरे लाल रंग की कीलें ठोकी गई थी। ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे एक बिना सिर वाली लाश दिखाई दे रही थी, जो पूरी तरह से हड्डियां थी। डन ने चारों ओर देखा, फिर परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक को लेने के लिए झुके। कप्तान, यह ताबूत, इसका उद्देश्य अंदर के मृतकों को ज़ोंबी या भूत बनने से रोकना था। क्लेन ने ताबूत में गहरे लाल रंग की कीलों और उनकी संरचना को देखा। उसने अपने सभ्य रहस्यवाद ज्ञान का उपयोग करके ये निर्धारित किया कि यह लाश को पुनर्जीवित होने से रोकने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान था। साथ ही वह मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अपने प्रियजन को दोबारा जीवित होने से बचाने के अलावा किसके पास करने को कुछ बेहतर नहीं होगा। हम जिन लोगों ने लाश को दफनाने में मदद की, वे परिवार के नहीं होंगे। और अगर उन्होंने ताबूत को कब्र के बजाय तहखाने में रखा होगा, तो उन्हें डर होगा कि कोई लाश को ढूंढ लेगा। डन, जिन्होंने सीलबंद आर्टिफैक्ट 30782 फिर से पहना था, ताबूत के पास पहुंचे और उसका निरीक्षण किया। मृतक को संभवतः जहर देकर मारा गया था। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने उसे जहर दिया था, उसने उसे दोबारा जीवित होने और बदला लेने से रोकने के लिए अनुष्ठानिक जादू का इस्तेमाल किया होगा। ये लगभग 1300 साल पहले होना चाहिए था। वह अंत में एक प्रेत बन गया। इस आत्मा का आक्रोश बेहद चौंकाने वाला है। क्लेन भी ताबूत के सामने चला गया। उसका सिर कहाँ है? उस अनुष्ठान में सिर को काटने का आह्वान नहीं किया गया है। डन ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, मुझे एक निष्कर्ष है। यह प्रकोप हर समय अस्तित्व में नहीं था और केवल हाल ही में प्रकट हुआ है। ये केवल है शहर से महल तक 15 मिनट की पैदल दूरी पर वर्षों से उपद्रवी इस स्थान पर आते रहे होंगे, लेकिन इस घटना से पहले इस प्राचीन महल में कोई प्रेत होने की कोई अफवाह नहीं थी। क्लेन ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। कैप्टन, आपके कहने का मतलब यह है कि कोई हाल ही में यहाँ आया, ताबूत खोला और मृतक का सिर ले गया। हाँ, अनुष्ठान शव को दोबारा जीवित होने से रोकता है, लेकिन ये ताबूत के भीतर उसके आक्रोश को भी सील कर देता है और सुरक्षित रखता है। जब ताबूत खोला गया और अनुष्ठान दूर हो गया, तो यह आक्रोश तुरंत उसके हथियार की मदद से एक क्रोध में बदल गया।
वहां है ताबूत खोलने वाले की कोई लाश नहीं है, इसलिए वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा उसने मृतक का सिर क्यों छीन लिया? डन ने ताबूत में कंकाल को घूर कर देखा। नाराजगी को इतने लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अनुष्ठान के अलावा कुछ और कारण होना चाहिए। जब वह जीवित था तो वह एक बियोडर हो सकता था, शायद मिड सीक्वेंस बियोडर की 1 या 2 पीढ़ियों का वंशज। मैं मध्य अनुक्रमों के बारे में बात कर रहा हूं, जैसा कि अतीत में परिभाषित किया गया है, अनुक्रम 5 या 6। और ऐसी लाशें हमेशा विशेष होती हैं। उसका सिर किसी प्रकार के अनुष्ठान या किसी अन्य अवसर पर उपयोग करने योग्य हो सकता है। डन आगे बढ़ने से पहले रुका। मैंने अभी जो कहा वह सब अनुमान था, लेकिन हम इसमें से कुछ को सत्यापित करने का प्रयास कर सकते हैं। हम बाद में शहर में अलग हो सकते हैं और ये देखने के लिए जांच कर सकते हैं कि क्या कोई अपनी युवावस्था में पहले घायल हुआ था। खैर, अगर वे अभी भी जीवित हैं तो ये साबित होगा कि प्रकोप हाल ही में दिखाई दिया। विचार की एक तार्किक श्रृंखला। क्लेन ने प्रशंसा की। उसने जल्दी से तहखाने की खोज की, लेकिन कुछ और नहीं मिला। उन्होंने तहखाने में प्रवेश करने वाले अतिथि का एक स्केच बनाने के लिए अनुष्ठानिक जादू का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ऐसा होने में 1 महीने से अधिक समय हो गया था, साथ ही साथ प्रेत के बार बार प्रकट होने के कारण अशांत माहौल भी था। ये बहुत बड़ा परिणाम है। फिर उसने फ्राई की जगह ले ली, जिससे मृतकों के विशेषज्ञ को आगे के परीक्षण करने की अनुमति मिल गई। 15 मिनट बाद जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे गायब हो रहा था, डन और फ्राई कदमों का अनुसरण करते हुए प्राचीन महल के हॉल में लौट आए। डन को जाल के दरवाजे पर स्विच करने का एहसास हुआ, जबकि फ्राई ने संक्षिप्त विवरण दिया। मृतक को वास्तव में जहर देकर मार दिया गया था। गर्दन के पास के निशान हाल ही में अधिकतम 3 महीने पहले दिखाई दिए थे। इसका मतलब यह है कि इसकी बहुत अधिक संभावना है कि कोई पहले भी यहाँ आया हो। क्लेन ने विचार में सिर हिलाया। अंधेरा होने से पहले तीनों नाइट ऑफ लेमूड टाउन लौट आए और एक सराय में 2 कमरे मांगे। जिस सदस्य को सीलबंद कलाकृति 30782 मिली थी, उसे इस खतरनाक वस्तु को शहर के बाहर टहलने के लिए ले जाना था, जहां कोई नहीं होगा। वे हर 2 घंटे में एक बार अपनी शिफ्ट बदलते थे और इस प्रकार उन्हें केवल 2 कमरों की आवश्यकता होती थी। एक साधारण रात्रिभोज के बाद क्लेन, डन और फ्राई तुरंत अलग हो गए और शहर के सभी कोनों को कवर किया और उन निवासियों से पूछा जो इस शहर में लंबे समय तक रहते थे। ऐसी स्थितियों में पुलिसकर्मी के रूप में उनके पहचान दस्तावेज उपयोगी साबित हुए। ... अधिकारी, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जब मैं छोटा था तो खेलने के लिए परित्यक्त महल में जाता था। घायल हो गया। निश्चित रूप से कोई बच्चा खेलते समय कैसे नहीं गिर सकता था। मुझे याद है, हाँ, मैं कट गया हूँ। अतीत में प्राचीन महल की बाहरी दीवारों पर एक नुकीली चट्टान। एक 40 वर्षीय गोरा व्यक्ति ने क्लेन को हैरानी से देखा, लेकिन उसके प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर दिया। ये क्लेन द्वारा पूछा गया 14वां व्यक्ति था, जिनमें से 2 को स्पष्ट रूप से याद है कि जब वे छोटे थे तो महल में घायल हो गए थे। कैप्टन की कटौती सही है। क्लेन ने निर्णय लिया और अपने पहचान दस्तावेज हटा दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है। वह जाने ही वाला था कि 40 वर्षीय व्यक्ति ने उसे बुलाया। अधिकारी, क्या आप प्राचीन महल में रुचि रखते हैं? मेरे पास वहां रहने वाले पहले बैरन की एक तेल चित्रकला है। वह मेरे दादा के दादा थे, मेरे दादाजी। खैर, वैसे भी ये बहुत समय पहले की बात है। उन्होंने महल से एक तेल चित्र ले लिया और मुझसे कहा कि यह पहले बैरन लेमूड का तेल चित्र था। क्या आप इसे चाहते हैं? यह एक सच्ची प्राचीन वस्तु है। यदि यह एक सच्ची प्राचीन वस्तु होती तो आपके परिवार ने इसे बहुत पहले ही बेच दिया होता। ये लड़का निश्चित रूप से साहसी है, यहाँ तक कि पुलिस को भी बेवकूफ बनाने का साहस कर रहा है। क्या मुझे उसे अपनी बंदूक से डराना चाहिए? क्लेन चिढ़ गया और उसे अपना लिया एक खिड़की खरीदार का रवैया और कहा, कौन जानता है कि यह असली प्राचीन वस्तु है या नहीं। मैं अपने फैसले पर भरोसा करूंगा। इसे बाहर निकालो और मुझे देखने दो। गोरा आदमी मुस्कुराया और कमरे में लौट आया और खोजबीन करने लगा। कुछ समय बाद वह हाथ में एक तैलचित्र लेकर बाहर चला गया। क्लेन ने लापरवाही से तेल चित्रकला को देखा। उसने देखा कि बैरन के चेहरे पर कोमल विशेषताएं और कांस्य त्वचा थी। उसकी आंखों में मानवीय अनुभव की एक अवर्णनीय सीमा छिपी हुई थी। उन्होंने सफेद घुंघराले विग भी पहना हुआ था। वह बिल्कुल मिस्टर अजिक जैसा दिखता है। क्लेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसकी नजर अवचेतन रूप से बैरन के दाहिने कान के नीचे पड़ी। फिर उसने कान के पास के उस निश्चल तिल को देखा। तिल की स्थिति बिल्कुल श्री अजिक के तिल के समान थी। ये सही नहीं हो सकता। श्री अजिक तथाकथित बैरन लामुद की पंक्ति में पहले कैसे हो सकते हैं? ये वह आकृति है जो 14 या 1500 वर्ष पहले जीवित थी। बिल्कुल नहीं। मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूँ कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति पहला बैरन लेमूड है? क्लेन ने तेल चित्रकला को देखा। उसके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह ऐसा था जैसे उसके चारों ओर हर कोई राक्षस या एक सपना बन गया था, जहां पूरी दुनिया देवताओं से भर गई थी। उसने ऊपर देखा और गोरे अधेड़ उम्र के आदमी को घूर कर देखा। उसने अपनी बगल के पिस्तौलदान से अपनी रिवॉल्वर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, यह कोई प्राचीन वस्तु नहीं है। यदि आपने स्थिति स्पष्ट नहीं की तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा और आप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाऊंगा। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि अभियोजन पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है। उसका एकमात्र लक्ष्य उस व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करने के लिए धमकाना था। उसी समय क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करने के लिए अपनी बाईं दाढ़ पर 2 बार क्लिक किया। फिर उसने अपने लक्ष्य के भावनात्मक रंग में बदलाव को देखा। गोरा आदमी डर के मारे उछल पड़ा और घबराई हुई दबी आवाज में बोला, नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि यह कोई प्राचीन वस्तु है या नहीं। नहीं, मैंने सुना है कि यह एक प्राचीन वस्तु है, लेकिन मैं ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं वास्तव में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं बहुत से शब्द भी नहीं जानता। हाँ, शब्द। उसकी आंखें उत्सुकता से इधर उधर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मदद के लिए चिल्लाने वाला हो। तभी उसने देखा कि क्लेन अपने रिवॉल्वर के सिलेंडर और हथौड़े को समायोजित कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह विरोध करने वाले संदिग्ध को गोली मार देगा। वह अचानक सीधा खड़ा हो गया और चारों ओर देखना बंद कर दिया। आपको तैलचित्र कहां से मिला? क्लेन ने जोर देकर पूछा। गोरे आदमी के होंठ कांपने लगे और उसने गहरी मुस्कान के साथ कहा, अधिकारी, ये वही है जो मेरे दादाजी को 40 साल से भी पहले प्राचीन महल में मिला था। एक बाहरी दीवार और दूसरी मंजिल पर कमरा ढह गया, जिससे ये वस्तुएं सामान बाहर आ गए जो लोग अतीत में नहीं पा सके थे। उनमें से एक तेल चित्रकला थी। नहीं नहीं नहीं, ये तेल चित्रकला फटी हुई थी और संरक्षित नहीं की जा सकी थी, इसलिए मेरे दादाजी को कोई बनाने वाला मिला पेंटिंग की एक प्रति।
मम्मा, जिसे आपने अभी देखा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। 40 साल पहले की एक तेल पेंटिंग को वास्तव में एक प्राचीन वस्तु माना जा सकता है। क्या आप आश्वस्त हैं कि यह उसी का चित्र है? प्रथम बैरन लेमूर। क्लेन ने ट्रिगर दबाया और सुनिश्चित किया कि उस आदमी की नजर 1 इंच भी न हिले। गोरे आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। कारण? क्लेन उस आदमी की बेशर्मी पर लगभग हंसा। क्योंकि तेल चित्रकला पर कोई लेबल नहीं था, गोरे आदमी ने एक बार गंभीरता से उत्तर दिया, जैसे मुझे स्काउंडर ग्रे कहा जाता है, मेरे पिता को घुंघराले बालों वाला ग्रे कहा जाता है, और केवल मेरे दादाजी ही असली ग्रे थे। क्लेन ने चुपचाप सांस छोड़ी और पूछा, तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? कब्रिस्तान में, उन्हें लगभग 2 दशकों से दफनाया जा रहा है। उनके बगल में मेरे पिता हैं, जिन्हें 3 साल पहले दफनाया गया था, गोरे आदमी ने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्लेन द्वारा विभिन्न कोनों से कुछ प्रश्न पूछने के बाद उसने गोरे आदमी के सामने सिलेंडर को समायोजित किया और उसे वापस उसके बगल के होलिस्टर में डाल दिया। उसने अपनी पुलिस पहचान हटा दी और अपनी जेबों में हाथ डालकर मोटल की ओर चलने से पहले अपने काले विंड ब्रेकर में घूम गया। वह सड़क के दोनों ओर बने घरों से चमक रही धीमी रोशनी के नीचे सड़क पर चुपचाप चलता रहा। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि यह चित्र पहले बैरन लामूर का है या नहीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या शहर के पास प्राचीन महल के सटीक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। बावजूद इसके, चित्र में दिख रहा व्यक्ति अतीत का कोई व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम 1000 वर्षों पहले। बालों के अलावा वह लगभग मिस्टर अजिक जैसा दिखता है। क्या इसे ही हम पुनर्जन्म कहते हैं? जब श्री अजिक ने बैकलुंड के अन्य विश्वविद्यालयों में अपना पद छोड़ दिया और टिंगन आए, तो शायद ये सहज प्रवृत्ति से प्रेरित था। हम एक और संभावना है, जैसे चित्र में जो व्यक्ति है वह मिस्टर अजिक है और मी अजिक वह है। ये सोचकर क्लेन को झटका लगा। वह आगे की सीढ़ियों पर लगभग लड़खड़ा गया। वह एक क्षतिग्रस्त गैस स्ट्रीट लैंप के चारों ओर आगे पीछे घूमता रहा और सूचना अधिभार की दुनिया से अपने ज्ञान को शामिल करने का प्रयास किया। अपने पूर्व अनुमान के अनुसार उन्होंने एक और अनुमान लगाया। मिस्टर अजिक कुछ कारणों से अमर हो गए होंगे, जैसे पिशाच होना। क्या इसलिए वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा? ये सही नहीं है। कांस्य चमड़ी वाला पिशाच कब हुआ है? इसके अलावा जब मैंने श्री अजिक से हाथ मिलाया तो मैं उनके शरीर के तापमान और उनके भीतर बहने वाले ताजा खून को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि उसे दक्षिण की गर्मी नापसंद है, लेकिन वह सूरज से नहीं डरता। एक बार उसने तेज धूप में अन्य शिक्षकों के साथ नौकायन प्रतियोगिता में भाग लिया। हम एक और संभावना है, श्री अजिक की अनुक्रम औषधि या कुछ अन्य कारकों ने उन्हें लंबी उम्र प्रदान की और इसकी कीमत स्मृति हानि है। मनुष्य अपने विभिन्न सपनों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं यह मान सकता हूं कि वह एक चक्र के भाग के रूप में अपनी याददाश्त खो देता है? हर कुछ दशकों में वह अपना अतीत भूल जाता है और नया जीवन प्राप्त करता है। फिर उसके सपने में जीवन है जो उसने पहले जिए हैं। हे, मुझे लगता है कि मैंने पहले एक उपन्यास में ऐसा कुछ पढ़ा है। मैं इसे सत्यापित करने के लिए केवल अटकल पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे श्री अजिक के जीवन के निशान तलाशने हैं, उनके बचपन के नहीं, बल्कि सीधे वयस्क के रूप में शुरू होने के निशान। क्लेन अपने बाद वाले अनुमान की ओर झुकने लगा। हालांकि वह अस्थायी तौर पर पुनर्जन्म की संभावना को खत्म नहीं कर सका। उसने अपने अराजक विचारों पर लगाम लगाए और ध्यान से विचार किया कि क्या उसे कैप्टन डन को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। यदि श्री अजिक 1000 साल तक जीवित रहने वाले ब्योडे होते, तो उनकी क्षमता मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत होती। उन्होंने दयालुता के कारण मुझे सलाह दी। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि जब मुझे उसके अतीत के बारे में सुराग मिलेंगे तो क्या वह दयालु रहेगा। लेकिन मिस्टर अजिक इस पूरे समय मेरे साथ अच्छे रहे हैं। नाइटहॉक्स को शामिल करने से उसे नुकसान पहुंचाने की एक गैर मामूली संभावना पैदा होगी। ऐसा लगता है कि मुझे भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में इस मामले को उजागर करना होगा। यह एक दृष्टा के लिए सबसे उचित विकल्प है। क्लेन ने निर्णय लिया और जल्दी से होटल लौट आया। चूंकि डन और फ्राई अभी तक वापस नहीं आए थे, उन्होंने 1 सोली की कीमत पर एक और कमरा लेने का अवसर जब्त कर लिया। कमरे में प्रवेश करने के बाद क्लेन ने होली नाइट पाउडर की सहायता से एक आध्यात्मिकता की दीवार बनाई। फिर उसने वामावर्त दिशा में 4 कदम उठाए, उन्मत्त प्रलापों से गुजरा और भूरे कोहरे के ऊपर पहुंच गया। ऊंचा महल ऊंचा और शांत खड़ा था, जबकि प्राचीन धब्बेदार कांसे मेज और 22 ऊंची कुर्सियां वैसी ही थीं। क्लेन ने सम्मान का स्थान ग्रहण किया और भूरे रंग की बकरी की खाल और काले रंग का फाउंटेन पेन उसके सामने रखा। उन्होंने कलम उठाए और गंभीरता से लिखा, मुझे डन स्मिथ को मिस्टर अजिक के बारे में बताना चाहिए। फिर उसने अपनी बाईं आस्तीन से पुखराज पेंडेंट लिया और स्पिरिट पेंडुलम भविष्यवाणी की। स्पिरिट पेंडुलम भविष्यवाणी के परिणामस्वरूप पेंडुलम वामावर्त घूमने लगा, जिसका मतलब था कि उसे नहीं बताना चाहिए। पुखराज पेंडेंट को नीचे रखते हुए क्लेन ने इसके बारे में सोचा और सुनिश्चित होने के लिए स्वप्न भविष्यवाणी के साथ एक प्रयास करने का फैसला किया। इस प्रकार उन्होंने अपने भविष्य कथन को इस प्रकार बदल दिया, श्री अजिक से संबंधित मामलों को नाइटहॉक्स से छिपाने का परिणाम। क्लेन ने बकरी की खाल पकड़ ली, 7 बार चुपचाप बयान पढ़ा और गहरी नींद में जाने के लिए पीछे की ओर झुक गया। उसने खुद को भ्रामक, धुंधली और दूर की दुनिया में देखा। उसने देखा कि वह खून के समुद्र में डूबकर संघर्ष कर रहा है। फिर एक हाथ था जो बड़ा और उसे रक्त समुद्र से ऊपर खींच लिया। हाथ का मालिक कांसे की त्वचा वाला अजिक था और उसके कान के पास एक छोटा सा तिल था। छवि टूट गई और पुनः व्यवस्थित हो गई। क्लेन ने देखा कि वह एक अंधेरे और उदास सम्राट के अंतिम विश्राम स्थल में था। आसपास के ताबूत एक के बाद एक खुलते गए। अजिक उसके बगल में खड़ा था, आगे की ओर देख रहा था, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। तभी क्लेन एक पल में सपने से बाहर आया और उसने भ्रामक, धूसर और असीमित कोहरा देखा। पहले सपने का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि यदि मैं श्री अजिक के बारे में संबंधित मामलों को छिपाऊंगा तो भविष्य में जब मैं खतरे में पड़ूंगा तो मुझे उनकी सहायता मिलेगी। अरे, खतरा शायद इसलिए आया क्योंकि मैंने राज छुपाने में मदद की। आखिरी दृश्य का क्या मतलब है? मैं श्री अजिक के साथ किसी समाधि की खोज करूंगा। हाँ, शायद मकबरे के अन्य प्रतीकात्मक अर्थ है। स्वप्न की भविष्यवाणी की सामग्री की व्याख्या करते समय क्लेन ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और अपनी त्रुटि को सहारा दिया। इसे पेंडुलम भविष्यवाणी के पहले परिणाम के साथ जोड़ते हुए उन्होंने कैप्टन को अपने अनुमान की रिपोर्ट नहीं करने का फैसला किया, बल्कि केवल ये बताया कि एक शहरवासी ने पहले बैरन लामूर का चित्र निकाला था और वह चित्र एक इतिहास शिक्षक जैसा लग रहा था। खोए विश्वविद्यालय। क्लेन को यकीन नहीं हो रहा था कि डन इसके बारे में कहीं और नहीं सुनेगा, इसलिए उसे कम से कम इसका उल्लेख तो करना ही था।
बेशक डन अजिक से अपरिचित था और उसकी पुनर्गणना और अजीब सपनों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसे उन्हें जोड़ना मुश्किल होगा। क्लेन को यह भी संदेह था कि कैप्टन को ठीक से याद नहीं होगा कि अजिक कैसा दिखता था। फिर उसने आगे सोचना बंद कर दिया और भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया छोड़ने की योजना बनाई। तभी उसने देखा कि वह लाल सितारा जो इस समय शांत था, फिर से फीकी रोशनी से टिमटिमा रहा था।